हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने सेक्शन नंबर 38 तक अपना कंप्लीट कर लिया था। हालांकि सेक्शन नंबर 38 डिलीट कर दिया गया है बाय आईसीएआई। आज हम सेक्शन 39 से शुरू करेंगे। बहुत ही हल्के हैं सेक्शन 39 और 40। जो सेक्शन 41 है उसको भी आईसीएआई ने डिलीट कर दिया, जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है ना। तो अभी हम लोग को 39, 40 और 42 तीन सेक्शन करना है, जिसमें 42 काफी भारी है, 39 और 40 काफी हल्के सेक्शन है। कंडीशन विथ रिस्पेक्ट टू मिनिमम सब्सक्रिप्शन, मतलब जब भी आप कुछ ऑफर कर रहे हो पब्लिक को, सपोज 100 करोड़ आप ऑफर कर रहे हो, तो मिनिमम आपका कितना लोग सब्सक्राइब करना चाहिए। देखो सेबी का गाइडलाइन से बोलता है कि आपका 90% इशू सब्सक्राइब होना चाहिए, यानी 100 करोड़ अगर आप पब्लिक को ऑफर कर रहे हो तो 90 करोड़ उसमें से सब्सक्राइब्ड होना पड़ेगा। और यही बात आप प्रोस्पेक्टस में लिखेगा कि भाई 90% हम लोग का सब्सक्राइब होगा तो ही हम लोग आगे जाकर के अलॉट करेगा, वरना हम लोग रिफंड कर देगा पैसा को, ठीक है ना। लेकिन कंपनीज एक्ट में क्या लिखा हुआ है देखो, नो अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ अ कंपनी ऑफर टू पब्लिक शैल बी मेड अनलेस द अमाउंट स्टेटेड इन प्रोस्पेक्टस एज मिनिमम अमाउंट हैज बीन सब्सक्राइब्ड, ठीक है ना। तो उसमें कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है कि भाई जितना आपने प्रोस्पेक्टस में मिनिमम सब्सक्रिप्शन स्टेट नहीं किया उतना आपको मिल नहीं जाता। और सेबी के गाइडलाइंस क्या बोलते हैं, भाई 90% ऑफ द इशू साइज जो है आपका वो जो है मिनिमम सब्सक्रिप्शन होना पड़ेगा, वरना आपको रिफंड करना पड़ेगा। तो दोनों का क्रक्स मैं आपको बता दूं तो मैं आपको ओवरऑल बता रहा हूं आपके नॉलेज के लिए। हालांकि आपको एग्जाम में ये लिख के आना है कि एज में भी जो है स्टेटेड इन अमाउंट स्टेटेड इन प्रोस्पेक्टस से लिख के आना, बट सेबी के गाइडलाइंस ये कहते हैं कि 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन होना पड़ेगा। ये एक कंडीशन है। दूसरा कंडीशन क्या है, सम्स पेबल ऑन एप्लीकेशन for the amount so stated have been paid and received by the company by check or any other instrument। very very important, चेक से मिलेगा या अंदर इंस्ट्रूमेंट, ये आरटीजीएस, एनईएफटी, इलेक्ट्रॉनिक मोड से मिलना पड़ेगा। आप लोग सुना होगा ना एप्लीकेशन, जब अगर मैं कंपनी में सब्सक्राइब कर रहा हूँ सिक्योरिटीज को, तो मैं एप्लीकेशन फॉर्म भरूंगा और एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में कुछ एप्लीकेशन मनी भी जमा करूंगा। तो ये दोनों चीज होना चाहिए। पहला कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिलना चाहिए, जैसे कि 100 करोड़ का इशू तो 90 करोड़ जो है शेयर सब्सक्राइब हो जाने चाहिए, और एप्लीकेशन पे जितना कॉल मैंने किया एप्लीकेशन मनी, उतना एप्लीकेशन मनी भी कंपनी को मिलना चाहिए। फिर ये बोला कि अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन मनी कितना होना चाहिए। लॉ मेकर्स बोलते हैं इट शैल नॉट बी लेस देन 5% ऑफ द नॉमिनल अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी और सच अदर परसेंटेज एज मे बी स्पेसिफाइड बाई सेबी। तो ये बोलते हैं कि भाई 5% हो ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी। सपोजिंगली अगर मेरा नॉमिनल वैल्यू है सिक्योरिटी का, नॉमिनल वैल्यू यानी फेस वैल्यू ₹10, तो मेरा मिनिमम एप्लीकेशन कितना होना चाहिए 5%। 5% कितना होगा, आई थिंक 10%, 0.5 रुपीज होना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इतना मिनिमम मेरा एप्लीकेशन मनी होना ही पड़ेगा, और सच सम एज में भी स्पेसिफाइड बाई सेबी, ठीक है। इफ द स्टेटेड मिनिमम अमाउंट जो कि 90% has not been subscribed and sum payable on the application is not received in the period of 30 days from the date of issue of prospectus or such other period as may be specified by SEBI, the amount received shall be returned within such time and such manner as may be prescribed। तो इसके लिए रूल दिया हुआ है, देखो रिफंड ऑफ एप्लीकेशन मनी। मान लो मेरे को 90 करोड़ चाहिए था, 100 करोड़ का ऑफर किया, 90 करोड़ मेरे को मिनिमम सब्सक्रिप्शन आना था। और मान लो मैंने सपोजिंगली ऐसा करो कि मैंने 10 करोड़ शेयर इशू किए, 10 करोड़ शेयर इशू किए हैं, तो मेरा 9 करोड़ शेयर सब्सक्राइब होना चाहिए था, 9 करोड़ शेयर सब्सक्राइब होना चाहिए था। और मान लो मैंने ₹10 पे इशू किए, तो मेरा मिनिमम कितना 0.5 रुपीज एप्लीकेशन का आना पड़ेगा। तो बोले कि इतना अमाउंट 9 करोड़ इंटू 0.5 कितना मिनिमम आपका कितना आ जाएगा, ये 4.5 आ जाएगा, आई थिंक 4.5 करोड़ रुपीज। तो ये जो 4.5 करोड़ रुपया है, ये है आपको मिल जाना चाहिए कितना दिन के अंदर, ये आपको मिल जाना चाहिए पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस इज नॉट रिसीव विद इन द पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस इशू होने के 30 दिन के अंदर आपको ये पैसे मिल जाने चाहिए, ठीक है ना, वरना आपको सारे का सारा पैसा रिटर्न करना चाहिए। सपोजिंगली अगर आपको 4.5 करोड़ नहीं मिला, आपको 2 करोड़ रुपया मिला, 2 करोड़ रुपया मिला, और आप देयरफॉर आप ये कंक्लूजन पे आते कि नहीं यार अपन तो आगे अलॉटमेंट नहीं कर सकेंगे, तो अब आपको इसको रिफंड करना होगा। तो अभी रिफंड को कैसे करना होगा, देखो इफ स्टेटेड मिनिमम अमाउंट हैज नॉट बीन सब्सक्राइब्ड एंड सम पेबल इज नॉट रिसीव विद इन द पीरियड स्पेसिफाइड, मतलब 30 डेज के अंदर फ्रॉम द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस नहीं मिलता है, एप्लीकेशन मनी शैल बी रीपेड विद इन द पीरियड ऑफ 15 days फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द इशू। मैंने बताया था ना स्टेजेस, प्रोस्पेक्टस प्रिपेयर होता है, प्रोस्पेक्टस इज प्रिपेयर्ड, डेटेड, साइंड, आरओसी के साथ फाइल होता है,
फिर इशूड टू पब्लिक, तो इशूड से यहाँ से 30 डेज के अंदर आपको मिनिमम अमाउंट आ जाना चाहिए। फिर ओपनिंग ऑफ इशू होता है, क्लोजिंग ऑफ इशू होता है, फिर अलॉटमेंट होता है। तो यहाँ पर क्या बोला है कि आपको रिफंड कितना दिन करना होगा फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द इशू। ऑब्वियस सा बात है, आपको क्लोजर पे पता चलेगा कि यार मेरा तो 2 करोड़ रुपया आया है, जबकि आना चाहिए था 4.5 करोड़ रुपया, लेकिन मेरा आया 2 करोड़ रुपया। तो क्लोजर पे ये पता चलेगा और उसके क्लोजर के 15 डेज के अंदर आपको रिफंड करना होगा। देखो ना, मैं इसको अंडरलाइन भी करा देता हूँ। इफ द मिनिमम अमाउंट हैज नॉट बीन सब्सक्राइब्ड विद इन द पीरियड स्पेसिफाइड application money, then the application money shall be repaid within a period of 15 days from the closure of the issue. And if such money is not repaid within the period, the directors of the company who are in officers in default shall jointly and severally be liable to repay that money at the rate of 15% per annum. अगर ये आपका जो है क्लोजिंग से आपको 15 डेज के अंदर रिफंड नहीं किया जाता है, यहाँ पर आपको बोले क्लोजिंग के अंदर अंदर अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं किया तो विद इन 15 डेज आपको क्या करना होता है, रिफंड करना होता है। अगर आप रिफंड नहीं करते हैं तो जो भी डायरेक्टर्स या ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट है, ठीक है ना, जो आपका ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट है, वो लोग को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 15% पर एनम के हिसाब से, ठीक है। एप्लीकेशन मनी टू बी रिफंडेड शैल बी क्रेडिटेड ओनली टू द बैंक अकाउंट फ्रॉम विच द सब्सक्रिप्शन वाज रेमिटेड। यानी कि जिस बैंक अकाउंट से आपको शुरू में बोला था ना कि ये जो पैसा आएगा आपको चेक या अदर इंस्ट्रूमेंट से आना चाहिए, यानी कि थ्रू बैंकिंग मोड आना चाहिए। तो जिस बैंक से आपको पैसा मिला था उसी बैंक अकाउंट में आप पैसा रिफंड करेगा। जैसे आप लोग देखा होगा ना, ऑनलाइन शॉपिंग वॉपिंग करता है मिंत्रा वगैरह से, तो जिस बैंक अकाउंट से आप जो है पैसा पेमेंट करता है उसी बैंक अकाउंट में वो लोग पैसा रिफंड करता है। वैसे शेयर को सब्सक्राइब करने के लिए जिस बैंक अकाउंट से पेमेंट करेगा उसी बैंक अकाउंट में आपका रिफंड आएगा। तो बड़ा सिंपल सा पॉइंट है, इसको मैं फिर से लिखाने का कोई जरूरत नहीं है आई थिंक आपको। फिर रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट, एवरी कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल मेक्स एन अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी शैल फाइल विथ रजिस्टर अ रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। तो ये पास 3 एक फॉर्म होता है, पास 3 में आपको रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल करना पड़ता है, ठीक है ना। पेनल्टी आप सेल्फ कर लो। पेनल्टी में बड़ा सिंपल सा है कि जो भी कंपनी है और ऑफिसर इन डिफॉल्ट है, पेनल्टी लगेगा उनको 1000 रुपीज फॉर ईच डे ड्यूरिंग विच डिफॉल्ट कंटिन्यूज और 1 लाख रुपीज विच एवर इज यस। तो आपको इसको बुक से कर लो, हल्का सेक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बहुत ज्यादा टेक्निकलिटी एनालिसिस वाला बात नहीं है। फिर उसके बाद एक और हल्का सेक्शन है, इसको भी आप बुक से करेंगे, कोई इतना भारी नहीं है। सिक्योरिटीज टू बी डेल्ट विथ स्टॉक एक्सचेंजेस, every company making a public offer shall before making such offer make an application to one or more recognized stock exchange to obtain permission for the securities to be dealt in with such stock exchange or exchanges। आप लोग सुना होगा NSE रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज है, NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये सब लोग जो है रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज है। तो इनमें से आपको एप्लीकेशन करना पड़ेगा जहां पर आपका शेयर्स का ट्रेडिंग होगा, लिस्टिंग होगा, राइट। तो आपको जो भी आप पब्लिक को ऑफर कर रहे हैं उसको करने से पहले आपको इन स्टॉक एक्सचेंजेस में एप्लीकेशन करना होगा, या आप एक में कर सकते हो, मोर देन वन में भी करना चाहो तो कर सकते हो, और उनसे परमिशन लेना होगा कि भाई आपको जो है इन स्टॉक एक्सचेंज में आपका ट्रेडिंग करवाना है, मतलब आपका शेयर्स इन स्टॉक एक्सचेंज में बिकेगा, NSE BSE ये सब स्टॉक एक्सचेंज में आपका शेयर्स बिकेगा। डिस्क्लोजर्स, वेयर अ प्रोस्पेक्टस स्टेट्स दैट एन एप्लीकेशन हैज बीन मेड, सच प्रोस्पेक्टस शुड आल्सो स्टेट द नेम ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज इन व्हिच द सिक्योरिटी शैल बी डेल्ट विद। तो आपको ये भी बताना पड़ेगा कि भाई हमारा शेयर्स जब लिस्ट हो जाएगा तो हमारा शेयर्स NSE पे भी बिकेगा, BSE पे भी बिकेगा, जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं। तो आपको ये भी बताना पड़ेगा कि हम किस किस में इंटेंशन रखते हैं कि हमारा शेयर्स बिके। एप्लीकेशन मनी टू बी केप्ट इन अ सेपरेट बैंक अकाउंट, ऑल मनी इज रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन फ्रॉम पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन टू सिक्योरिटी शैल बी केप्ट इन अ सेपरेट बैंक अकाउंट, अलग से उसको बैंक अकाउंट में रखा जाएगा इन अ शेड्यूल्ड बैंक, एंड शैल नॉट बी यूटिलाइज्ड फॉर एनी पर्पस अदर देन एडजस्टमेंट अगेंस्ट अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज या फॉर रीपेमेंट ऑफ मनीज। तो भाई आप लोग समझा, अगर मान लो मेरा जैसे ये वाला एग्जांपल हम लोग 39 का लिया कि 4.5 करोड़ हमारा मिनिमम सब्सक्रिप्शन का पैसा हमको आना ही चाहिए था, 4.5 करोड़ रुपया हमारा मिनिमम आना ही चाहिए था। तो अब अगर मान लो 4.5 या उससे ऊपर आ जाता है, मान लो मेरा 5 करोड़ रुपया आ गया, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस 5 करोड़ रुपया को अलॉट कर दूंगा सिक्योरिटी, अलॉटमेंट कर दूंगा ऑफ सिक्योरिटीज। लेकिन 4.5 से कम आता है, सपोज 3 करोड़ है, तो मैं बाकी का क्या करूंगा, रिफंड कर दूंगा। तो बोला ये जो भी पैसा आएगा, चाहे 5 करोड़ है चाहे 3 करोड़, जो भी पैसा आएगा उसको आप एक सेपरेट बैंक अकाउंट में रखोगे, सेपरेट बैंक अकाउंट में रखोगे, और इसको 2 ही काम के लिए यूज करोगे। अगर पूरा सब्सक्रिप्शन मिल जाता है, पूरा मिनिमम सब्सक्रिप्शन है उससे ज्यादा मिल जाता है, तो आप उसको अलॉट कर दोगे, उस पैसा को यूज करके आप पैसा को शेयर्स अलॉट कर दोगे, और या फिर अगर वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं आता तो रीपेमेंट ऑफ मनी हो जाएगा, ठीक है।
where the company is unable to allot the security. Repayment of money is where the company is unable to allot for the security. जितना मैंने हाईलाइट किया उसी को पढ़ लो आप, ठीक है ना, जितना मैंने बुक में मार्क कर रखा है उसी को पढ़ लो. Any condition purporting to require or bind any applicant for securities to waive compliance with any of the requirements shall be void. इसको सिंपल रखो, देखो, any condition waiving compliance with any of the requirement of this section shall be void. मतलब अगर आप कोई भी ये रिक्वायरमेंट कि भाई हम ये पैसा को सेपरेट बैंक अकाउंट में नहीं रखेगा, ऐसा कोई भी कंडीशन आप डाल दिया सिक्योरिटीज का एप्लीकेंट को, तो ये को वॉइड माना जाएगा. इस लॉ का कॉन्ट्रावेंशन करके आप कुछ भी किया तो इसको वॉइड माना जाएगा. बेकार बात है. पनिशमेंट सेल्फ कर लेना. कंपनी में पे कमीशन टू एनी पर्सन विद सब्सक्रिप्शन ऑफ ए सिक्योरिटी सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एज मे बी प्रिस्क्राइब. सुना होगा अंडर राइटिंग कमीशन. तो ये अंडर राइटिंग कमीशन का कॉन्सेप्ट दुनिया में क्यों है? इसीलिए आया ना कि अगर मैं 100 करोड़ रुपया शेयर्स जो है इशू कर रहा हूं तो 90 करोड़ मिनिमम मेरा 90 करोड़ शेयर्स मेरा सब्सक्राइब होना पड़ेगा. 90 करोड़ का शेयर मेरा सब्सक्राइब होना पड़ेगा. तो भाई अगर कल को शॉर्ट सब्सक्रिप्शन हो गया तो भाई मेरे को तो फिर जो है कोई तो चाहिएगा जो मेरे को जो है मिनिमम सब्सक्रिप्शन अचीव करके दे. इसीलिए हम क्या करते हैं, अंडर राइटर्स के पास जाते हैं और हम अंडर राइटर को बोलते हैं कि ये अंडर राइटर हम 100 करोड़ शेयर इशू कर रहे हैं, हमको 90 करोड़ शेयर्स का तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन होना ही पड़ेगा. अगर शॉर्टफॉल होता है, मान लो 88 करोड़ होते तो बचा हुआ 2 करोड़ शेयर तुम हमसे खरीद लेना, ठीक है ना. तो ये कमीशन, उस पर आप अंडर राइटिंग कमीशन पे करते हैं. तो अंडर राइटिंग कमीशन आप कितना पे कर सकते हैं? पेमेंट ऑफ सच कमीशन एज बी ऑथराइज्ड इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. The commission may be paid out of proceeds of the issue or out of the profit of the company or both. Proceeds of the issue मतलब हम सपोजिंगली जो शेयर्स इशू करके पैसा रेज कर रहे हैं उस पैसा से हम कमीशन पे कर सकते हैं, या फिर कंपनी का प्रॉफिट से पैसा पे कर सकते हैं, या फिर दोनों को यूज कर सकता है. द रेट ऑफ कमीशन shall not exceed 5% of the price at which shares are issued or at a rate authorized by article whichever is less, and in case of debenture not exceed 2.5% of price in which debentures are issued or such as may be. तो मैं आपको बताऊं अंडर राइटिंग कमीशन का रेट कितना होगा. मैं यहाँ पे आपको लिखवा देता हूँ, इसको मैं साइड करके. अंडर राइटिंग कमीशन इन केस ऑफ शेयर्स, in case of shares, in case of debentures, शेयर्स में आपका होगा 5% ऑफ द प्राइस एट विच शेयर्स आर इशूड. यहाँ पर होगा 2.5% ऑफ द प्राइस एट विच डिबेंचर्स आर इशूड. सपोज डिबेंचर को 100 रुपया में इशू किया तो 2.5% यानी कि 2.5 और 5% इन केस ऑफ इक्विटी शेयर यानी 5 रुपया, और रेट स्पेसिफाइड बाय AUA विच एवर इज लोअर, और रेट स्पेसिफाइड बाय AUA विच एवर इज लोअर. ठीक है, तो ये रेट्स मैंने यहाँ पर लिखा दिया आपको. द प्रोस्पेक्टस शैल डिस्क्लोज द नेम ऑफ द अंडरराइटर्स, रेट एंड अमाउंट ऑफ कमीशन पेबल टू द अंडरराइटर, नंबर ऑफ सिक्योरिटीज विच इज टू बी अंडररिटन और सब्सक्राइब बाय अंडरराइटर एब्सोल्युटली और अनकंडीशनली. कई बार ऐसा होता है कि हम इशू करें, सपोजिंगली हम 1 करोड़ शेयर इशू कर रहे हैं, 1 करोड़ शेयर आई एम इशूइंग, उसमें अंडरराइटर पहले से हमको गारंटी देता है कि भाई कुछ भी हो जाए, दुनिया में कुछ भी हो जाए, 20 लाख शेयर तो हम आपका पहले से गारंटी देता है कि हम आपको सब्सक्राइब करेगा ही करेगा, कुछ भी हो जाए. ठीक है ना. तो अगर ऐसा कुछ करके रखा है तो आप उसको भी डिस्क्लोज करेगा प्रोस्पेक्टस में. देयर शैल नॉट बी पेड कमीशन टू एनी अंडरराइटर ऑन विच आर नॉट ऑफर्ड टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन. जैसे कि 20 लाख हमको शुरू से अंडरराइटर बोल दिया कि भाई कुछ भी हो जाए आप पब्लिक को ऑफर ही मत करिए, 20 लाख तो हम आपका खरीदेगा ही खरीदेगा. कोई अच्छा IPO था, ठीक है ना, अंडरराइटर को लगा कि हमको प्रॉफिट होने वाला है इसमें, तो अंडरराइटर पहले से बोलते हैं 20 लाख तो हम खरीदेगा, उसके ऊपर जाएगा तो हम जितना आपका डिफरेंस होगा हम खरीद लेगा. तो आपका पब्लिक को कितना शेयर ऑफर किया जाएगा? 80 लाख को शेयर पब्लिक को ऑफर किया जाएगा. तो कमीशन, अंडरराइटिंग कमीशन 80 लाख पे ही पे होगा. A copy of the contract for payment of commission is to be delivered to the registrar at the time of delivery of prospectus for registration. इसको चेंज करके लिख दो फाइलिंग. ठीक है ना, रूल में चेंज नहीं हुआ. ठीक है, मैंने आपको बोला रजिस्ट्रेशन शब्द जहां भी है वो फाइलिंग से सब्सटीट्यूट हो जाएगा. ठीक है, तो ये है आपका रूल नंबर. चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे जो है प्राइवेट प्लेसमेंट.
प्राइवेट प्लेसमेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मजेदार टॉपिक है, ठीक है ना। प्राइवेट प्लेसमेंट को समझाने के लिए सबसे पहले तो देखो, मैंने ऑलरेडी इसके नोट्स वगैरह पहले से लिख रखे हैं, राइट। तो मैं आपको एक बार फुल स्क्रीन दे दूंगा, आप इसको पॉज करके फटाफट लिख लें, ताकि हमारा इसमें यहाँ पर लिखने में मैं कम टाइम लगाना चाह रहा था, ठीक है ना। तो मैं आपको पहले फुल स्क्रीन देता हूँ, पहले अच्छे से लिख लें, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। जहां भी आपको जरूरत होगी आप पॉज करके एक बार लिख लीजिएगा। Private placement means any offer or invitation to subscribe or issue of securities to selected group of persons through private placement offer cum application. Legal requirements under section 42. A company may make private placement of securities after passing SR in GM, and you have to make disclosures in the explanatory statement, rule number 14 में. Private placement shall be made only to selected group of person identified by the board of directors, BOD मतलब board of directors, whose number shall not exceed 200 in a financial year, excluding the QIB लिखा है, और employees offered securities under ESOP, employees लिखा हुआ, ये employees है, ठीक है ना, employees ऑफर्ड सिक्योरिटीज अंडर ESOP. 200 का लिमिट, यानी 200 का लिमिट इज रिकॉर्ड इंडिविजुअली, यानी प्रेफरेंस शेयर होल्डर का 200 अलग एंड इक्विटी शेयर होल्डर का 200 अलग, डिबेंचर होल्डर का 200 अलग. कंपनी शैल इशू प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर एंड एप्लीकेशन लेटर इन फॉर्म PAS4 पास 4 एंड शैल मेंटेन कंप्लीट रिकॉर्ड्स इन फॉर्म पास नंबर 5. Every identified person willing to subscribe to private placement shall apply an application issued along with the subscription money, paid by check, demand draft, other banking channel and not cash. No new private placement allowed until previous issues or allotment has either been made or abandoned. Allotment should be made within 60 days of application money of private placement, failing which a refund should be made in the next 15 days. Otherwise interest shall be charged at 12% per annum from the expiry of the 60th day. Money is received from application shall be kept in a separate, SEP मतलब separate bank account in a scheduled bank and shall not be utilized for any purpose other than adjustment against allotment, repayment of monies where company is unable to allot securities. No company issuing securities under this section shall release any public advertisements or using agents or media to inform public at large. Company making allotment shall file with the registrar a return of allotment under PAS3 within 15 days from the date of allotment. Any private placement issued in accordance with section 42 shall be deemed to be, any private placement issued not in accordance with section 42 shall be deemed to be a public offer. Punishment आप करेंगे बुक से. तो ये थे 11 पॉइंट्स जो प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए मैंने फटाफट पढ़ दिया, इनकेस आपको कोई कंफ्यूजन हो तो. कंफ्यूजन इन द सेंस हैंडराइटिंग समझ में ना आए तो, ठीक है ना. अब मैं आपके साथ प्राइवेट प्लेसमेंट का सेक्शन डिस्कस करने वाला हूं. दोस्तों प्राइवेट प्लेसमेंट जो टॉपिक है वो दुनिया में आया इसके वजह से, सहारा स्कैम के वजह से. ये जो सहारा स्कैम है यही जन्म दिया पूरा जो है इंडिया में प्राइवेट प्लेसमेंट वाला टॉपिक को. और हम लोग ये समझेगा अभी कि ये सहारा स्कैम में एक्चुअली हुआ क्या था. 30 बात हम आपको लेके चल रहे, 30 सितंबर 2009 का बात. एक सहारा का कंपनी था, सहारा प्राइम सिटी लिमिटेड. ये गया सेबी के पास और सेबी को बोला कि ए सेबी सुनना, RHP फाइल करेगा, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस फाइल करेगा क्योंकि हमको IPO करना है. सेबी बोला ठीक है, जमा रख के जा. तो 500 पेज का डॉक्यूमेंट लेके आया होगा, तो जमा करके जा मेरे पास, मैं एग्जामिन करेगा. तो सेबी लग गया, दिन रात मैग्नीफाइंग ग्लास लेके कोना कोना चेक किया पेपर का, प्रोस्पेक्टस जो बनाया उसका. तो जब प्रोस्पेक्टस बनाया जो सारा उसका जब चेक विक किया तो उसको पता चला कि सहारा का 2 भाई बंधु है. सहारा का 2 ग्रुप कंपनीज हैं, एक का नाम है सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन और एक का नाम है सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड. ये 2 भाई बंधु कंपनी है सहारा का. ये लोग दोनों क्या कांड करके रखा हुआ है, ये लोग दोनों कांड के नाम पे पब्लिक से पैसा हेट के रखा था. ठीक है, ये लोग 2 से 2.5 करोड़ लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2 करोड़ से 2.5 करोड़ लोगों से ये पैसा लेके रखा था. वो भी छोटा मोटा अमाउंट नहीं, 24,000 करोड़ के आसपास, 24,000 करोड़ ये लोग लेकर के रखा था. कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं. सर ट्रांसपेरेंसी नहीं मतलब अरे 2-2.5 करोड़ लोगों से आप पैसा लेगा तो ये तो एक पब्लिक ऑफर ही हो गया ना, ये तो एक पब्लिक ऑफर ही हो गया. ध्यान करो, हम आपको जब बेसिक्स करवाया था तो मेरे पास मैंने निकाल रखा है, मैंने एक एग्जांपल लिया था हेरा फेरी टीम का.
मैंने एग्जांपल लिया, मैंने कहा हेरा फेरी टीम को 100 करोड़ रुपया चाहिए, 3 टीम मेंबर है राजू, श्याम और बाबूराव। तो ऑप्शन एक है सेल्फ फंडिंग, एक है रेस फंडिंग फ्रॉम द पब्लिक। तो वो करेगा कंपनी हेरा फेरी लिमिटेड, और सेल्फ फंडिंग दोनों काम कर सकता है। फिर मैंने आपको बोला था कि सपोजिंगली हेरा फेरी लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड अक्षय कुमार को ऑफर किया कि भाई तुम मेरा कंपनी में पैसा लगाओ, और अक्षय कुमार 100 करोड़ रुपया दे दिया। क्या एक आदमी को हम लोग इन्विटेशन दिया, इसको पब्लिक बोलेगा क्या? तो आंसर था नो। एक आदमी को अगर इनवाइट किया मेरा कंपनी में आके पैसा लगाओ, उसको पब्लिक नहीं बोलेगा। फिर हम 2 का एग्जांपल लिया था, अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी को एग्जांपल लिया था, तो आप लोग बोला था कि नहीं सर 2 में भी हम लोग पब्लिक नहीं बोलेगा, फिर 3 में भी पब्लिक नहीं बोला। ऐसा हम बोला कि हो सकता है कि कोई ये बोल दे कि भाई 2-2.5 करोड़ लोग को भी हम इशू किया, ये लोग पब्लिक नहीं है। आप मेरा बात समझ रहे? 2-2.5 लोग को इशू किया, ये लोग भी पब्लिक नहीं, हम बोला ना। Therefore many people will actually, therefore fact that how many people will constitute public is not clear। कोई बोलेगा 50, कोई बोलेगा 100, कोई बोलेगा 1 करोड़। सहारा बोला 2.5 करोड़ हमारे लिए पब्लिक नहीं है, हम लोग तो प्राइवेट में इशू किया था। तो लॉ मेकर्स केम इनटू द पिक्चर एंड सेड 200 का आदमी, 200 से ऊपर आप किसी को भी इशू करेगा तो वो पब्लिक कहलाएगा। इसीलिए प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम नंबर कितना था? 200 था, यानी 200 आदमी तक को आप इशू कर सकता है। तो 200 का ही बात यहाँ पे प्राइवेट प्लेसमेंट भी आपको लिमिट पढ़ने को मिलेगा कि 200 से ज्यादा अगर आप लोगों को इश्यू कर दिया प्राइवेट प्लेसमेंट में शेयर्स, तो ये प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं माना जाएगा, ये पब्लिक ऑफर माना जाएगा। पब्लिक ऑफर, ये लोग तो 2-2.5 करोड़ को किया था, और जैसे ही पब्लिक ऑफर किया तो पूरा वो प्रोस्पेक्टस देना पड़ेगा। ये वाला इशू का प्रोस्पेक्टस देना, मतलब सहारा इंडिया और सहारा जो है हाउसिंग फाइनेंस, ये लोग जो 24,000 करोड़ रुपया ऑलरेडी रेस किया, इसका भी ये लोग को प्रोस्पेक्टस देना था, क्योंकि ये नियम से 200 आदमी से ज्यादा था, 2-2.5 करोड़ आदमी से पैसा रेस किया था। पर ये लोग तो ऐसा कुछ किया नहीं। ये तो कंपनी के पास यहाँ पर जो प्रोस्पेक्टस लेके आया, ये तो एक अलग कंपनी है, लोग का अलग कंपनी प्राइम सिटी लिमिटेड, ये लोग पैसा रेस करना चाह रहा था, और ये लोग ऑलरेडी काम कर चुका था। ये सारा कारनामा ये लोग सारा कुछ कर चुका था, 24,000 करोड़ रुपया ले चुका था फ्रॉम 2-2.5 करोड़ पीपल। कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं, क्योंकि पब्लिक ऑफर था, लेकिन कोई प्रोस्पेक्टस नहीं फाइल किया। अच्छा सेवी पूछा लोग से, ए सारा बताना, तू है हमारा सहारा, तू बताना ये कहां से है, पैसा कौन लोग दिया, पैसा कौन लोग दिया? तो चुप, कुछ नहीं बोल पाए। अच्छा ये बता दे, डिटेल्स ऑफ इन्वेस्टर्स का बता दे, का घर, अता पता, नाम, कुछ तो बता। चुप, अब भी कुछ नहीं बताया। अच्छा साथ ही साथ उन दिनों लॉ रिक्वायर्ड कि 60 डेज के अंदर आपको एक रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल करना होता था। आजकल का टाइम ये कमा के 15 दिन के अंदर आपको बोल दिया, 15 दिन पहले 60 डेज हुआ करता था, 15 डेज हो गया, तो बोला कि 60 दिन के अंदर आपको एक रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल करना है। अब वो भी नहीं किया। 2009 का बात बता रहा हूं, तब 60 दिन हुआ करता था, आजकल तो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर 15 दिन का टाइम है, तो ये भी नहीं किया। अच्छा और मजे की बात, ये 24,000 करोड़ रुपया जो रेस किया ओवर अ पीरियड ऑफ 2 साल, 2 साल पे रेस किया। मतलब एक बार गया 100 करोड़ रुपया ले लिया, फिर एक बार गया कुछ लोग से 200 करोड़ ले लिया, फिर एक बार गया कुछ लोग से 300 करोड़ रुपया ले लिया, ठीक है ना। ऐसे इस फिनोमिना में ये लोग रेस किया, मतलब ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ऐसा नहीं है कि एक बार में गया और 24,000 करोड़ रुपया हेट लिया पब्लिक, ना 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 ना, ओवर ए पीरियड ऑफ 2 साल धीरे 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 से करके 24,000 करोड़ पब्लिक लोग का हेट लिया। और मैं एक बात बताऊं आपको, सहारा के ऊपर ये पहला बार नहीं था 2009 में ये एलिगेशन लगा था। सहारा के ऊपर बहुत पहले से एलिगेशन लगा था कि सहारा पॉन्जी स्कीम्स, नाम क्या रखा हुआ, पॉन्जी स्कीम्स में एलेज करता है, पॉन्जी स्कीम्स में एलेज करते हैं। पॉन्जी स्कीम मतलब ये सहारा वाला लोग क्या करता था, बड़ा होशियार था ये लोग। होशियार क्या था, ये लोग फ्रॉड था, मैं बोलूं अपना आदमी लोग अपॉइंट कर देता था, एजेंट, ठीक है ना। वो एजेंट लोग घर घर जाकर के बोलता था ये सहारा कंपनी का इश्यू है, 10 रुपया में तुमको शेयर दे रहे हैं, 10 रुपया, 15 रुपया, 20 रुपया, ऐसे कर करके ये लोग इतना हल्का रुपया में जो है शेयर बांटता फिरता था गाँव को। अब भाई 10 रुपया का शेयर है, कोई भी लगा लेगा। कोई आपका घर में आके बोले हम सहारा का आदमी हैं और हम 10 रुपये में आपको शेयर दे रहे हैं, एक करना 500 रुपया लगा दे, आप बहुत अच्छा रिटर्न देगा आपको, तो कोई भी लगा देगा। तो ये लोग ऐसा क्या करता था, पब्लिक पेपर में ऐड नहीं देता था, ये लोग का एजेंट घर घर जाके लोगों को अप्रोच करता था, ए पैसा लगा दे, पैसा लगा दे। इसको पॉन्जी स्कीम्स नाम दिया गया। तो ऐसा नहीं है। अच्छा यहाँ भी सेबी को ये शक था कि सहारा स्लम एरिया में, रूरल एरियाज में, स्लम एरियाज में ऐसा लोगों से, कई ऐसा लोगों से ऐसा हल्का हल्का अमाउंट का पैसा रेज किया, तभी तो 2-2.5 करोड़ रुपए लोगों हुआ। इंडिया में क्या 2-2.5 करोड़ अमीर आदमी लोग इसका पैसा लगाया क्या 24,000 करोड़? ना 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 ना, ऐसा छोटा छोटा रूरल एरियाज में, स्लम एरियाज में ये लोग इसमें पैसा लगाया। अच्छा ये भी उस समय कहा गया सूत्र, ये कहते हैं कि
सहारा को ना केवल वो विलेजर्स तो लगाया है, स्लम एरियाज वाला विलेजर्स, ये लोग तो पैसा लगाए, बट कुछ करप्ट पॉलिटिशियन, फिल्म स्टार्स और स्पोर्ट्स पर्सन, 3 नाम बता रहा हूं मैं, कुछ करप्ट फिल्म स्टार्स, कुछ करप्ट पॉलिटिशियंस, कुछ करप्ट बॉलीवुड के एक्टर्स ने भी ऐसी स्कीम्स को सपोर्ट किया और इसमें अपना ब्लैक का पैसा लगाया। सर ये लोग क्यों लगाया होगा? अरे हिसाब सिंपल है ना, अब हमको 100 करोड़ रुपया ब्लैक का मिला, घूस का, अब हम अपना घर में छुपा के रखेंगे क्या? उसको घर पे थोड़ी छुपा के रखेगा, तो हम सहारा को दे दिए, ए सहारा तू इसको रख के रख ले, 100 करोड़ तू रख के रख, तू तेरे पास बहुत तरीका है करने का, घपला करने का, तू इसको रख के रख, तेरे से जब मेरे को जरूरत पड़ेगा मैं मांग लूंगा। तो सहारा क्या करता था, ऐसा उल्टा उल्टा स्कीम बना के वो 100 करोड़ उसमें डाल देता था, ठीक है ना। तो ये भी सूत्र कहते थे कि इसमें जो 2-2.5 करोड़ लोग हैं, मैक्सिमम तो रूरल एरियाज के लोग थे, विलेज स्लम एरियाज के लोग थे, लेकिन कई लोग ऐसे भी थे जो करप्ट पॉलिटिशियंस थे, करप्ट एक्टर्स थे, करप्ट क्रिकेटर्स थे, स्पोर्ट्स पर्सन थे रादर, नॉट क्रिकेटर, ठीक है ना। तो इसीलिए जब ये लोग से पूछा कि भाई पैसा कौन लोग दिया या पैसा कहां से है, ये लोग कोई डिटेल नहीं दे पाए, कोई डिटेल। अरे देगा कहां से? करप्ट आदमी लोग का तो वैसे नहीं बता पाएगा, और गांव कचेड़ी में लेके, अरे वो एजेंट कहां से आपको डिटेल फर्निश करेगा? गांव में किसी स्लम एरिया से पैसा लिया, वो लोग कहां से डिटेल देगा, ठीक है ना। और ये हम बोला आपको 2 साल तक वो लोग मल्टीपल इश्यूज करता रहा, कभी 100 करोड़ रेस कर लिया, कभी 150 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, ऐसे करके, और ऐसे करते करते 24,000 करोड़ रुपया रेस कर लिया ओवर अ पीरियड ऑफ 2 इयर्स। मतलब एक अलॉटमेंट किया, उसका पूरा प्रोसीजर कंप्लीट किया नहीं, क्योंकि बोला ना 15 दिन के अंदर एक फाइलिंग करना पड़ता है भाई, एक आप अलॉटमेंट किया, 15 दिन के अंदर फाइलिंग करो, फिर दूसरा अलॉटमेंट करो ना। ये लोग ऐसा नहीं करता था, एक अलॉटमेंट किया, कोई फाइलिंग फिलिंग का सिस्टम नहीं है, दूसरा अलॉटमेंट कर दिया और पैसा ले लिया, तीसरा अलॉटमेंट किया और पैसा, कोई फाइलिंग नहीं, कुछ नहीं, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है इसमें, क्या कैसे किया, कोई डिटेल्स नहीं है, कोई एड्रेस नहीं है इन्वेस्टर का, कहां से ये पैसा आया। सेबी क्या किया, सेबी बोला जब ये अब ये तो बेचारा, ये देखो ये होता है, ये बेचारा करने के लिए आया था प्राइम सिटी लिमिटेड का परमिशन लेने, ये दो का पूरा झंझट में पटक गया अब इसको। तो सेबी बोला कि आज से बंद, चुप, सारा फिंगर ऑन योर लिप्स, तुम आज से सारा ये सब स्कीम बंद करेगा, ये सब जो टोपी पहनाने वाला स्कीम है आज से ही तुम सारा बंद करेगा, और सारा का सारा पैसा, ये जो 24,000 करोड़ है, तुम रिटर्न करेगा मनी पब्लिक को। सारा माना नहीं, सारा होशियार बना, ज्यादा हीरो बनता है ना, बोला हम कोर्ट में चैलेंज करेगा, किया, हार गया, फिर बोला हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगा, देखना सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, सुप्रीम कोर्ट तो और गजब बात बोला, सुप्रीम कोर्ट बोला सारा एक काम करने नहीं, तुम पैसा रिफंड मत करो, तुम पैसा रिफंड मत करो, तुम पैसा सेबी को दो, और सारा डिटेल्स दो इन्वेस्टर का, सारा डिटेल्स दो इन्वेस्टर का, और सेबी फिर जिसका जिसका पैसा उसको रिफंड करेगा। अब सारा का मुसीबत, और भाई अब ये देगा तो देगा कैसे, कुछ डिटेल तो है नहीं। और सुप्रीम कोर्ट क्या बोल दिया कि सहारा तुम रिटर्न मत करो, सेबी बोला था सहारा तुम रिटर्न कर दो, कर देता, होशियारी नहीं मारता तो शायद वो बच भी जाता, लेकिन होशियार सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, हम सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, जाओ। सुप्रीम कोर्ट बोला सहारा तुम सेबी को सारा डिटेल्स दो, सेबी पैसा रिटर्न करेगा। देखना सुप्रीम कोर्ट आज सहारा टू रिटर्न मनी अलॉन्ग विद द डिटेल्स ऑफ जो इन्वेस्टर्स है उनका डिटेल्स टू सेबी, एंड आज सेबी टू रिटर्न द मनी टू इन्वेस्टर। सहारा तुम सेबी को दो, सेबी रिटर्न करेगा टू इन्वेस्टर। अब यहां पर और मुश्किल बढ़ गया, इसका कुछ डिटेल है नहीं, तो ये चालू बुद्धि लगाया। जब आप लेजिटिमेट डॉक्यूमेंट्स नहीं देते तो सामने वाले को पेपर वर्क में बरी कर दो। नहीं समझ में आया सर क्या बोला? 129 ट्रक्स, 129 ट्रक्स भर के, ट्रक भर के डॉक्यूमेंट्स का भेज दिया सेबी का ऑफिस में, लो सेबी जितना डॉक्यूमेंट्स तुमको इंस्पेक्ट करना कर लो। और उसमें से कई ट्रक ऐसा था जो डेडलाइन, सपोजिंगली सुप्रीम कोर्ट बोला कि ए सारा सुनना, तू मई के पहले 31 मई के पहले तू जमा दे दे। अब डेडलाइन 31 मई का सेट किया, तो कई ट्रक तो ऐसा था जो सेबी का ऑफिस में पहुंचा ही 31 मई के बाद। अब बेचारा सेबी का पूरा तो ऑफिस भर गया पेपर वर्क से, इतना पेपर वर्क। तो अब ऑब्वियस सा बात है कि सेबी भी इंसान है, सेबी में भी लोग काम करते हैं, उनके भी घर परिवार है, बाल बच्चे वाले लोग हैं वो, ठीक है ना। चिट्ठी तो है नहीं, रोबोट वाला चिट्ठी, वो ऐसे पढ़ा और सारा डॉक्यूमेंट स्कैन हो गया। तो वो लोग रैंडम बेसिस पे कुछ डॉक्यूमेंट्स को एग्जामिन किया, रैंडम बेसिस पे बोला कि रैंडमली उठाता है कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स, सारा फर्जी नाम, सारा फर्जी नाम, अटल बिहारी वाजपेयी का नाम, बराक ओबामा का, ऐसे फर्जी नाम, उन नाम, और कोई किसी में कोई डिटेल नहीं, किसी में कुछ डिटेल नहीं। लोग समझ गए कि सारा फर्जीवाड़ा का केस है, मनी लॉन्ड्रिंग का, घपला का पैसा, करप्शन का पैसा को छुपाया, इधर का उधर किया है, घपला का केस है सारा का सारा, ठीक है। यहां तक कि नहीं, सही भी पब्लिकली ऑफिशियली अनाउंस किया कि ये लोग सारा में जितना लोग भी पैसा लगाया था, आप लोग आओ, सामने आओ, डिटेल्स दो अपना,
और हम लोग पैसा आपको रिटर्न करेगा। हम लोग को सुप्रीम कोर्ट बोला हम लोग पैसा रिटर्न करेगा, आपको ढूंढ रहे हैं, सहारा से भी ढूंढ रहे कहाँ है, अरे किधर है। मालूम है अराउंड 4000 लोग ही सामने आया और बोला कि हम लोग का पैसा, हम लोग को पैसा दो। खाली 4000 लिया, कितना था, 2-2.5 करोड़ लोग से लिया था, लेकिन 4000 के करीब करीब लोग आया और बोला कि हमारा पैसा हमको वापस दो। बाकी लोग आया नहीं। आता कहाँ से, स्लम का आदमी है, रूरल गांव में दिहाड़ी मजदूरी कर रहा है, उसको थोड़ी पता है कि सेबी हमको ढूंढ रहा है। तो सेबी का आप देखो, सेबी इतना अच्छा काम किया। सेबी एक स्टेप आगे जाकर के अपना ऑफिशियल्स लोग को, अपना जो ऑफिशियल है वो लोग को कई विलेजेस में भेजा, नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, कई ऐसा विलेज एरिया में भेजा छानबीन करने के लिए कि भाई कहीं से तुमको पता चले कि सहारा वाला किधर से, ये जो कंपनी है लोग कहां से पैसा रेज किया, पता तो चले कहां से पैसा रेज किया। भाई नहीं पता कर पाए वो लोग ऑफिशियल भी। इतना इंडिया बड़ा कंट्री है, कहीं कुछ विलेजेस में भेज भी दिया तो कौन इतना माथा पच्चेगा, 10 रुपए का शायद 500 रुपए हम लगाया, कौन माथा पच्ची करेगा, इतना नॉलेज भी नहीं होता लोगों में। ठीक है सर, फिर क्लाइमैक्स में क्या हुआ, तो हम बताया 4000 जो है इन्वेस्टर्स आया टेकअप करने के लिए मनी। ठीक है, और कुछ लोग ऑफिशियल लोग जाके पूरा इंडिया में कुछ विलेजेस में जो है छानबीन भी किया, लेकिन वो लोगों को कुछ नहीं मिला। और सहारा को ये पूछा, सेबी वाला सहारा को पूछा, अरे सहारा ठीक है नालायक, बाकी तो तुम कुछ बताया नहीं, पैसा कहाँ से आया, कौन दिया, तो ये तो बता तू पैसा लगाया कहाँ, 24,000 करोड़ रुपया तुम लगाया, तो लगाया कहाँ, और लगाने के बाद फिर तुम नालायक आईपीओ लेके आ गया। बताओ पब्लिक से पैसा रेज करेगा, पब्लिक से पैसा चाहिए, तुम पैसा कहाँ लगाया, चुप, पता नहीं कहाँ लगाया पैसा। पूरा इंडिया को हिला के रख दिया ये केस। पूरा प्राइवेट प्लेसमेंट अभी हम पढ़ेगा आपको, इस तरह से ड्राफ्ट किया गया, ये सारा केस को ये हैंडल किया है। मतलब ये सारा एक एक पॉइंट का सिचुएशन जो मैं बता रहा हूँ ना, अब आपको कानून में दिखेगा कि लॉ मेकर कितना। अभी मैं आपको बताऊं, प्राइवेट प्लेसमेंट का कानून जब आया था कंपनीज एक्ट 2013 में, बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, बहुत कॉम्प्लिकेटेड था कि भाई 500 का स्कीम नहीं ला सकता, इसलिए बोला मिनिमम एप्लीकेशन साइज 20,000 का होना पड़ेगा, ठीक है, पूरा डिटेल्स देना पड़ेगा, ऐसा बहुत कड़ा कानून लाया था। फिर मोदी जी का सरकार आया, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2017 में बोला हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत कई कानून को हम रिलैक्स किया, प्राइवेट प्लेसमेंट का कई जो है कानून को रिलैक्स किया और बहुत सिंप्लीफाई कर दिया। अभी का तारीख में आप लोग जो पढ़ रहे हैं बहुत सिंप्लीफाइड, जब ये आया था, ये फ्रॉड के बाद जब ये आया था कंपनी, बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर था, ये सहारा वाला पूरा हिला के रख दिया था। ठीक है ना सर, फिर क्लाइमैक्स में क्या हुआ, जो इसके पीछे जो था सुब्रत रॉय, सर क्लाइमैक्स में क्या हुआ उसका दिखाऊं, क्लाइमैक्स में क्या हुआ देखो बच्चों, देखो जेल गया वो, पहले तो जेल के पीछे उठा के डाल दिया उसको, साथ ही साथ देखना कालिक भी पोता है उसका मुंह पे। ठीक है, तो क्लियर सिग्नल था, फ्रॉड बीट करेगा तो ये सभी होगा आपके साथ, है ना। सर अब हम लोग को पढ़ाओ, हम लोग को लॉ भी तो पढ़ाना पड़ेगा ना, लॉ भी पढ़ाओ। अब लॉ पढ़ाएगा तो सब समझ में आ जाएगा कि कानून ऐसा क्यों बना। ठीक है चलिए, प्राइवेट प्लेसमेंट और प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट मीन्स एनी ऑफर और इन्विटेशन to subscribe or issue of securities to a selected group of persons through private placement offer cum application। प्रोसेस कैसा होता है, सिंपल, प्राइवेट प्लेसमेंट नाम से पता चलता है प्राइवेटली प्लेस करो। कैसा प्रोसीजर होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बैठेगा, ठीक है ना, बोर्ड मीटिंग में एक रेजोल्यूशन पास करेगा और आइडेंटिफाई करेगा भाई ये 5 लोग हैं जिसको हम लोग शेयर इशू करने वाले। जैसे हम शुरू में एक एग्जांपल लिया था, जब इस चैप्टर को शुरू किया था, वेरी फर्स्ट लेक्चर में हम एक एग्जांपल लिया था कि चाचा विधायक है हमारे, और हम चाचा जी को बोला चाचा जी पैसा चाहिए, तो चाचा जी और चाची जी दोनों बैठा हुआ था, चाचा जी दोनों जन बोला कि हम लोग पैसा लगाएगा तुम्हारे कंपनी में। तो हम प्रोसीजर क्या होगा, हम लोग बोर्ड मीटिंग में बुलाएगा, मैं और रतन टाटा जी बैठेंगे और हम लोग बोलेगा कि हम चाचा और चाची को, मेरे चाचा और चाची, ये 2 लोग को, सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन को हम लोग शेयर इशू करेगा। ठीक है, और ये क्या है, ऑफर कम एप्लीकेशन लेटर, इसको भी हम बताएगा आपको, मैं डिस्कस कर ही लेता हूँ। जिसको भी आप सिलेक्ट किया ना, ये सिलेक्टेड, जैसे मेरा केस में चाचा जी और चाचा जी को, चाची जी और चाचा जी 2 जन को सिलेक्ट किया था, ये लोग को हम क्या भेजेगा, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर एंड एप्लीकेशन लेटर, पास फॉर, पूरा एक फॉर्मेट दिया हुआ है पास फॉर का, उस फॉर्मेट में हम एक लेटर चिट्ठी बना के इनको भेजेगा ताकि हम लोग को इनका वेयर अबाउट्स का पता रहे। ठीक है ना, तो चिट्ठी बना के भेजेगा तो अता पता रहे इन लोग का कि किसको भेजा है चिट्ठी। ठीक है ना, एंड शेल मेंटेन कंप्लीट रिकॉर्ड्स इन द फॉर्म ऑफ PAS5, कंप्लीट रिकॉर्ड्स। लिंक कर पा रहे सहारा का केस से, बोलो ना हाँ, कंप्लीट रिकॉर्ड्स, पूरा डॉक्यूमेंटेशन, बराबर टकाटक डॉक्यूमेंटेशन होना पड़ेगा इन PAS5। ठीक है,
तो यहाँ पर ये बोला कि प्राइवेट प्लेसमेंट मींस एनी ऑफर और इन्विटेशन टू सब्सक्राइब और इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज टू अ सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्संस थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कम एप्लीकेशन। तो आप ऑफर कम एप्लीकेशन लेटर भेज रहे हैं। ऑफर कम एप्लीकेशन मतलब आप एक लेटर भेज रहे हैं, उसमें आप ऑफर भी कर रहे हैं कि यार मेरा कंपनी में पैसा लगा, और साथ में आप एप्लीकेशन फॉर्म भी भर रहे हैं कि भाई ये भी इसको भर के भेज दे मेरे पास। तो इसलिए नाम क्या बोला, ऑफर कम एप्लीकेशन लेटर। ठीक है, नेक्स्ट लीगल रिक्वायरमेंट्स अंडर सेक्शन 42। कंपनी में मेक प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ सिक्योरिटीज आफ्टर पासिंग एसआर इन जीएम। तो सबसे पहले क्या बोला, स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा इन जनरल मीटिंग। अब मेरे को एक बात बता, ये जो आइटम है जिसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा, ये एक ऑर्डिनरी बिजनेस है कि स्पेशल बिजनेस है? कसम खिलवाया था हम आपको, दुनिया में सिर्फ 4 बात ऑर्डिनरी, ADDA, 5वां और छठा बात कुछ नहीं, सिर्फ 4 बात ऑर्डिनरी, बाकी 5वां 6ठा बात स्पेशल बिजनेस। तो ये कैसा बिजनेस हो गया, स्पेशल बिजनेस। तो आपको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देना पड़ेगा एज पर 102। हाँ, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी देना पड़ेगा एज पर 102। अब एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में क्या क्या डिटेल्स आएगा, देखो दिल से आना चाहिए, मैं इसको पढ़ाएंगा नहीं, बुक से नहीं पढ़ा रहा मैं आपको, डिटेल्स दिल से आना चाहिए। बताओ अगर आज सहारा फिर से इशू करे तो क्या क्या आना चाहिए डिटेल्स। सबसे पहले तो ये आना चाहिए कि भाई हम कितना रुपया रेज करेगा, कितना अमाउंट टू बी रेज्ड, कितना अमाउंट रेज करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद प्राइस ऑफ द शेयर्स, क्या प्राइस फिक्स किया, ठीक है। फिर लॉ मेकर बोला कि बेसिस भी बताओ, ऐसा नहीं है कि 10 रुपए, सहारा क्या करता था 10 रुपया 15 रुपये 20, ना ना ना, बेसिस बताओ, ये प्राइस 10 रुपया फिक्स किया तो किस बेसिस पे किया तुम भाई, किस बेसिस पे ये प्राइस किया, बेसिस ऑफ फिक्सिंग द प्राइस। फिर एक कॉन्सेप्ट होता है वैल्यूअर का, आप लोग जब भी नेक्स्ट लेवल पे जाएगा तो एक चैप्टर पढ़ेगा रजिस्टर्ड वैल्यूअर का, उसमें मैं जो है डिटेल में पढ़ते हैं कि वैल्यूअर लोग कौन होता है। अभी मैं आपको बहुत सरल भाषा में बताता हूँ वैल्यूअर कौन होता है। वैल्यूअर होता है एक्सपर्ट आदमी जो शेयर वेयर का पूरा वैल्यूएशन करना जानता है, प्रोफेशनल आदमी। ये एक ऐसा व्यक्ति है ना, इसके पास जाएगा ना, ये इसके पास हम नालायक प्राइवेट लिमिटेड का सारा डिटेल लेके जाएगा तो ये हमको इतना दिमाग वाला आदमी है, ये सारा कैलकुलेशन करके हमको बता देगा एग्जैक्ट कि नालायक प्राइवेट लिमिटेड का शेयर का दाम कितना है, नालायक प्राइवेट लिमिटेड का शेयर का प्राइस कितना है, शेयर का एग्जैक्ट प्राइस कितना है, एग्जैक्ट प्राइस कितना है। तो ये वैल्यूअर बोलते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैल्यूअर। तो अगर हम किसी वैल्यूअर से वैल्यूएशन करवाए तो ये वैल्यूअर का हमको क्या चाहिए, डिटेल्स, नेम एंड एड्रेस, नाम और अता, नाम अता पता सब दो हमको, ठीक है ना, नोटिस में। और मटेरियल टर्म्स एक्सेट्रा वाला जो पॉइंट होता है ना, मटेरियल टर्म्स ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट, ये 5-6 बात बता दो, हो गया बस। अब बताओ, इसको बच्चा लोग बैठ के लर्न करने बैठ जाता है, पता है दुख हमको रोना आ जाता है एकदम, बैठ के लर्न करेगा हम लोग एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में क्या, अरे लर्न क्या करना है, दिल से आना चाहिए रे। अब हम पढ़ा देता है एक बार बुक से भी, बुक में भी यही सब बात लिखा हुआ है, देखना। फॉलोइंग डिस्क्लोजर शैल बी मेड इन द एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। पर्टिकुलर्स ऑफ द ऑफर, पहले तो ऑफर के बारे में बताएगा रे, क्या है ऑफर के बारे में पूरा, ठीक है। फिर काइंड्स ऑफ सिक्योरिटीज ऑफर्ड, हम आपको बताया ना प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहा है तो प्रेफरेंस का कर सकता है, डिवेंचर का भी कर सकता है, इक्विटी का भी कर सकता है। तो कौन सा काइंड का तुम कर रहे हैं ये बताओ, कि तुम प्रेफरेंस का कर रहा है कि इक्विटी का कर रहा है कि डिवेंचर का कर रहा है, और मेन प्राइस बताओ, रुपया कितना, रुपया से 10 रुपया में कर रहा है, 15 में कर रहा है, 20 में कर रहा है, बेसिस और जस्टिफिकेशन फॉर द प्राइस। बेसिस किस बेसिस, ऐसा अपना मन गणन से मत रख दो, 10 रुपया मत रखो अपना मन गणन कहानी, ठीक है ना। नेम एंड एड्रेस ऑफ द वैल्यूअर हु परफॉर्म वैल्यूएशन, अगर कोई वैल्यूएशन अगर किया है तो उसका वैल्यूअर का नाम और अता पता आपको पूरा बताना है। फिर कितना रुपया रेज करेगा, कितना रुपया रेज करना चाह रहे तुम, ठीक है। फिर मटेरियल टर्म्स ऑफ सच सिक्योरिटीज, मटेरियल टर्म्स ऑफ रेजिंग सच सिक्योरिटीज, मतलब जो भी आप प्राइवेट प्लेसमेंट का मटेरियल टर्म्स है उसके बारे में भी बताओ, तो बात खत्म, बस हो गया। कितना बात है, 1 2 3 4 5 6 7 बात तो यही हो गया। अब इसको रटेगा क्या, जिसको लगता है कि हम लोग को याद नहीं रहेगा, रटना पड़ेगा, वो अपने साथ इस नोट्स में इसको लिख ले, जिसको लगता है याद रहेगा वो एक बार बुक से इसको रेफर कर लेना, ठीक है। मैंने अलग से नहीं लिखवा है। तो डिस्क्लोजर वाला पॉइंट जो है ये आप लोग कर लो फ्रॉम बुक, ठीक है। मेरे हिसाब से अंदर से फील आना चाहिए, रटने का जरूरत नहीं है। प्राइवेट प्लेसमेंट किया जाएगा टू अ सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन, हमारा तो गला बैठ गया बोलते बोलते, खांसी हो गया, खराश हो गया गला में। सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन, ऐसा नहीं है कि गांव में चला गया जिसको मर्जी ले ना, वो तो पब्लिक ऑफर हो गया रे।
सिलेक्टेड, पहले से आइडेंटिफाई कर लेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बैठेगा, बोर्ड मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करेगा, पहले से आइडेंटिफाई कर लेगा इतना लोग को हम लोग शेयर इशू करेगा, विच इज आइडेंटिफाइड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हुज नंबर शैल नॉट एक्सीड 200 इन अ फाइनेंशियल ईयर। ये बात हम आपको बता चुका है। 2 क्लॉज 68 बेसिक्स का दिन जब हम लोग करता था, याद करो बच्चों, क्या तुम्हें याद है, ये देखना रे 200 का लिमिट लेता था हम लोग, बच्चे भी सामने से गा रहे हमें कुछ भी याद नहीं, देख रहे देख 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 लिमिट्स द नंबर ऑफ मेंबर्स टू 200। तो हम यहाँ पर आपको एग्जांपल भी लिया था ना, देखना कहाँ गया एग्जांपल वाला, हेरा फेरी लिमिटेड भीड़ का एग्जांपल लिया था ना, कहाँ गया रे, ये रहा देख, भीड़ कितना को बोलेगा, तो लॉ मेकर बोला 200 से ज्यादा को भीड़ बोलेगा, तो प्राइवेट प्लेसमेंट भी कितना को कर सकता है, भीड़ को नहीं कर सकता, सिलेक्टेड, सिलेक्टेड कितना 200 या 200 से नीचे, ठीक है ना, शैल नॉट एक्सीड, इसलिए शैल नॉट एक्सीड 200 इन अ फाइनेंशियल ईयर एक्सक्लूडिंग QIB ESOP, QIB अलग ESOP अलग, 200 का गिनती में मत गिनो। सर ये लोग क्या हो गया बता, हम लोग को मजा नहीं आया समझ के। शुरुआत में जब 2 क्लॉज 68 पढ़ाया था, बहुत अच्छे से समझाया था, प्राइवेट कंपनी स्टार्टअप्स बेसिकली बनता है, पैसा नहीं होता वो लोग के पास, तो एम्प्लॉइज को वो लोग क्या इशू करता है, ESOPs इशू करता है, ESOPs इशू करता है, इसलिए 2 क्लॉज 68 का जब 200 का गिनती गिनता है तो एम्प्लॉइज को बाहर रखना पड़ता है। देखना, देख रहे बच्चे, ये देख यहाँ पर कराया था, किधर गया किधर गया, कहाँ गया उसे ढूंढो, the persons who are in employment of the company, who have been in the employment of the company, ठीक है ना, shall not be included in the number of members। 200 का गिनती से बाहर, हम एग्जांपल भी लिया था, देखना रे, ये देख फ्लिपकार्ट का एग्जांपल भी लिया करता था, 150 मेंबर्स है फ्लिपकार्ट का, 150 मेंबर है फ्लिपकार्ट का, ठीक है ना, 500 में नया कोई एम्प्लॉय किया तो क्या देखना, 150, 650, 150 ओनली, 2 क्लॉज 68 के हिसाब से कितना मेंबर है, 150 ही है, क्योंकि आप 2 क्लॉज 68 के हिसाब से जब भी गिनती गिनेगा तो एम्प्लॉयज लोग को आप गिनती में नहीं लेगा, 200 का गिनती में एम्प्लॉयज लोग को नहीं लेता है, ठीक है ना। हाँ याद है हम लोग को सर, ये सर ये 200 का तो यही QIB भी कुछ हम लोग सुना है यहाँ पे, QIB एक QIB भी सुना था सर कुछ। QIB क्या होता है, देख सेबी का नॉर्म्स डिफाइन करता है, QIB मतलब क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, ठीक है ना। वैसे आप लोगों को सिलेबस में नहीं है QIB क्या होता है, कौन होता है, थोड़ा सा हम बताएगा, आप जानते हैं हमको मजा नहीं आता नहीं जब तक नहीं बताता। QIB कौन हो गया, महारथी लोग बोलते हैं, महारथी लोग कौन, बैंक्स, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज, ये लोग का जिनका रोजमर्रा का काम इन्वेस्टमेंट करना होता है, ये लोग ढूंढते रहते हैं, कोई अच्छा कंपनी मिलेगा तो इन्वेस्ट करेगा, अच्छा कंपनी मिलेगा तो उसमें पैसा इन्वेस्ट करेगा, ठीक है ना। तो ये लोग क्या करता है आपको पता है, मैं आपको बताऊं, आजकल सबसे हाईएस्ट पेइंग रिटर्न आपको स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करके मिलता है, इसलिए कई लोग आजकल स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं। स्टार्टअप का जो रिटर्न जो आपको मिलेगा पैसा, रेट ऑफ रिटर्न है वो बहुत हाई होता है, ठीक है ना, और स्टार्टअप में रिस्क भी बहुत ज्यादा होता है, ऑब्वियसली हायर द रिस्क हायर इज द एक्सपेक्टेड रिटर्न, तो रिटर्न तो बहुत ज्यादा होता है लेकिन रिस्क भी उतना ही ज्यादा होता है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी आजकल कई ऐसा QIBs भी है जो कुछ पैसा अपना स्टार्टअप वार्टअप में भी लगाता है, ऐसे ढूंढता है अच्छा कोई स्टार्टअप मिला तो उसमें पैसा लगा देता है, शेयर्स में उसका पैसा लगा देता है, ठीक है। ये लोगों का खासियत क्या होता है, QIB लोग ऐसे चलते फिरते हवा में पैसा नहीं लगा दिया ये लगा ले, ना 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 ना, एक एक रुपया का जांच पड़ताल करता है, पूरा कंपनी का चीर फाड़ करके मैग्नीफाइंग ग्लास से एक एक चीज पढ़ के देखता है, पैसा लगाने से पहले एक एक रुपया बहुत सोच सोच समझ के लगाता है, ऐसे ही नहीं लगा दिया हवा में। और बिलीव में एक कंपनी अगर आज मेरा नालायक प्राइवेट लिमिटेड में कोई QIB आके पैसा लगा देना, हम बड़ा छाती चौड़ा करके फूलेगा, गाँव में हम छाती चौड़ा करके घूमेगा, एक QIB पैसा लगा रहे, बहुत इज्जत का बात होता है, क्रेडिबिलिटी बढ़ता है उससे कंपनी का, ठीक है ना। तो अब मान लो सपोजिंगली हम अपना कंपनी में 200 180 लोग को शेयर इशू कर सका था, अब कोई QIB आके पैसा लगाना, हम बोले नहीं नहीं QIB है 20 का लिमिट हैव यू लॉस्ट इट। QIB आ रहा है तो मेरे लिए बड़ा गर्व का बात है, और QIB ऐसे भी कोई भी घपला नहीं, लोग तो गवर्नमेंट क्या जो लॉ मेकर्स है उनका क्या इंटेंशन है, भीड़ को रिस्ट्रिक्ट करना है, भीड़, लोग जनरल पब्लिक नहीं आए इसमें, QIB खास मेहमान हो गया, ये लोग आए तो अच्छा है, इसलिए बोला कि नहीं QIB को आप 200 का लिमिट से बाहर रखो। अगर आपका 200 मेंबर है और कोई 201वां मेंबर आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ QIB,
अच्छा आने दो इसको, इससे आपका शान बढ़ता है कंपनी का, आने दो इसको, आने दे रहे इसको, इसलिए QIB को भी बाहर रखा। ठीक है, फिर हम आपको जब डिक्टेट करवा था लॉ में, नोट्स में, तो हम आपको बोला था कि 200 का जो लिमिट होता है ये आप इंडिविजुअली रिकॉन करते हैं। मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर का लिए 200 अलग, इक्विटी शेयर के लिए 200 अलग, डिवेंचर के लिए 200 अलग। मतलब सर मतलब अगर हम मान लो इक्विटी शेयर प्राइवेट प्लेसमेंट में करने जा रहे हैं तो हम ये 200 लोग को कर सकते हैं, ऐसा करके ये 200 लोग हैं। फिर हमको प्रेफरेंस शेयर भी माने, हम लोग को दूसरा अलग 200 लोग को, अलग 200 लोग को हमको प्रेफरेंस शेयर भी इशू करने का मन है, हम कर सकते हैं। प्राइवेट प्लेसमेंट का जो 200 का लिमिट है हर क्लास के लिए देखा जाता है, इक्विटी का अलग, प्रेफरेंस का अलग, डिबेंचर का अलग। इसीलिए ना यहाँ पर जब मैंने डिस्क्लोजर्स भी कराया तो मैंने आपको बोला कि किस तरह का सिक्योरिटीज आप ऑफर कर रहे हैं, ये भी बताओ कि भाई प्रेफरेंस का कर रहा है कि इक्विटी का कर रहा है कि डिबेंचर का, तब पता तो चले ना कि भाई 200 आप, ताकि आपको पता अच्छे से पता चले कि यार 200 का लिमिट आप अलग अलग क्लास में अलग अलग तरह से देख रहे हैं। इसलिए यहाँ पर बताना जरूरी होता है कि किस काइंड ऑफ सिक्योरिटी को आप इशू कर रहे हैं। ठीक है, फिर हम ये बता दिया पास 4 और पास 5, ये तो सहारा का करतूत की वजह से, पूरा डिटेल डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर होना पड़ेगा। फिर बोला सहारा क्या करता था, पैसा जो भी एप्लीकेशन के फॉर्म में लेता था कैश में, नगद में लेता था, इसलिए नगद में लेता है ना, कैश में लेता है तो पता नहीं चल पाता कि पैसा कहाँ से आया कहाँ गया। ठीक है ना, इसलिए क्या बोला कि हर आइडेंटिफाइड पर्सन, जिसको भी हम आइडेंटिफाई, जैसे मेरा कंपनी में हम चाचा जी और चाची जी को आइडेंटिफाई किया, 2 लोग को पैसा लेगा ये लोग से, तो ये जो पैसा आएगा ये आएगा आपका या तो चेक से या ड्राफ्ट से या बैंकिंग चैनल से, कैश में नहीं आएगा भाई, नगद रोकड़ा मत लेना भैया, पैसा बैंक से आना चाहिए, ताकि पता रहे। सहारा से सारा ही हम लोग को सिखाया सुब्रत राय कि भाई जो लेगा बैंक से आ भैया, नगद मत लेना। हाँ, एवरी आइडेंटिफाइड कंपनी विलिंग टू सब्सक्राइब टू प्राइवेट प्लेसमेंट शैल इशू, प्राइवेट प्लेसमेंट इशू शैल अप्लाई इन एप्लीकेशन इशूड अलॉन्ग विद सब्सक्रिप्शन मनी पेड बाय चेक, डिमांड ड्राफ्ट या बैंकिंग चैनल, नॉट इन कैश। सहारा वाला, फिर नेक्स्ट पॉइंट देखो, सहारा वाला क्या कर रहा था, 2 साल तक इशू पे इशू करते जा रहा था। पहला एक इशू किया हम 100 करोड़ का, फिर 500 करोड़ का, फिर 600 करोड़ का, ऐसा करके हम 2 साल तक इशू पे इशू करे, 24,000 करोड़ इशू कर लिया। ना 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 ना, अब ऐसा लॉ मना कर, ऐसा ना करना। नो न्यू प्राइवेट प्लेसमेंट शैल बी अलाउड अनलेस प्रीवियस इश्यूज और अलॉटमेंट हैज ईदर बीन मेड और अबंडेड। पुराना वाला जब तक सल्टा नहीं देता, मतलब मान लो हम पहले सबसे पहले 100 करोड़ रेस किया, एक प्राइवेट PP1 किया, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर 1, ये हम 100 करोड़ का किया, 100 करोड़ रुपया का। अब जब तक हम इसको पूरा सल्टा नहीं देता मतलब अलॉटमेंट नहीं कर देता, इसका शेयर सर्टिफिकेट वगैरह इशू नहीं कर देता, फिर एक रिटर्न भी फाइल करना पड़ेगा आपको, आगे जाकर के मिलेगा PAS3, पास 3 में एक रिटर्न फाइल करना पड़ता है। ठीक है ना, प्राइवेट प्लेसमेंट जब भी करते, तो ये सारा काम जब तक सल्टा नहीं देता ना, तब तक नया अलॉटमेंट मत करना। क्यों? क्योंकि सहारा ऐसा ही कर रहा था, 100 करोड़ एक बार लिया, फिर वो खत्म हुआ ही नहीं, उसका काम का सल्टा ही नहीं, फिर 200 करोड़ कर दिया, फिर 300 करोड़, ना ना ना, एक बार करो, इसको पूरा सल्टाओ, या तो इसको पूरा अलॉट कर दो या अबंडेंट कर दो। अबंडेंट मतलब जब तक अबंडेंट नहीं होता, अबंडेंट का मैं सुना होगा ना, मैच हैज बीन अबंडेड, मतलब मैच कैंसिल कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। वैसे ये प्राइवेट प्लेसमेंट को या तो कैंसिल करो, कोई लोग अगर एप्लीकेशन में पैसा दिया था उसको वापस पैसा रिटर्न करो, ठीक है ना, और फिर नया इशू लेकर आओ, मतलब पुराना इशू अगर कुछ कर दिया उसको सल्टाओ, फिर नया इशू लेके आओ। ठीक है सर। अलॉटमेंट शुड बी मेड विद इन 60 days ऑफ एप्लीकेशन मनी और प्राइवेट प्लेसमेंट, फेलिंग विच रिफंड शुड बी मेड इन द नेक्स्ट 15 days। ठीक है भाई, जब से एप्लीकेशन मनी आया 60 दिन के अंदर अलॉटमेंट करो, वरना अगला 15 दिन के अंदर पैसा रिफंड कर दो। अदरवाइज इंटरेस्ट विल बी चार्ज एट द रेट ऑफ 12% फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ द 60th डेट, मतलब 60वां दिन का एक्सपायरी से शुरू हो जाएगा भैया। ठीक है ना, आपको जो है इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% लगना। एक बार फिर भी मैं बता देता हूं, देखना, एप्लीकेशन मनी आया, बोला इसका 60 दिन के अंदर क्या करो, अलॉटमेंट, वरना इसके अगला 15, अगर नहीं करता है यहाँ पर अलॉटमेंट तो इसका अगला 15 दिन के नेक्स्ट 15 days क्या करो, रिफंड। और नहीं करता है तो यहाँ से इंटरेस्ट चार्ज होगा, लेकिन इंटरेस्ट जो चार्ज होगा एट द रेट 12%, वो डेट यहाँ से काउंट होगा, मतलब यहाँ से लेके इस पीरियड का भी ब्याज देना पड़ेगा। ओ, तो ये बात यहाँ पर लिखा हुआ है। अलॉटमेंट शुड बी मेड विद इन 16 days ऑफ एप्लीकेशन मनी, फेलिंग विच रिफंड शुड बी मेड इन द नेक्स्ट 15 days। अदरवाइज इंटरेस्ट विल बी चार्ज 12% फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ द 68 डेज, मतलब यहीं से शुरू हो जाएगा इंटरेस्ट, ब्याज लगना यहीं से शुरू हो जाएगा 60 दिन का एक्सपायरी के बाद से। ठीक है। Monies received from application shall be kept in a separate bank account in a scheduled bank and shall not be utilized for any purpose other than adjustment against allotment या फिर repayment of monies। या तो आपको जो भी पैसा मिला एप्लीकेशन, या तो उसका आप अलॉटमेंट करो या उसको रिफंड कर दो। यही बात हम लोग यहाँ भी पढ़ा, देखना 39 में भी पढ़ा था, देख, सॉरी 40 में पढ़ा था, 40 में भी पढ़ा था, देखना।
या तो एडजस्टमेंट करो अगेंस्ट अलॉटमेंट या रीपेमेंट कर दो। तो यही बात यहाँ पे प्राइवेट प्लेसमेंट में भी सेम, अगर आप जो है पैसा मिला है तो या तो आप उसको यूज करो फॉर अलॉटमेंट, यानी कि आप पैसा को अलॉट कर दो, या फिर आप रीपे कर दो, ठीक है, वेयर कंपनी इज अनेबल टू अलॉट दी सिक्योरिटीज। नो कंपनी इशूइंग सिक्योरिटीज अंडर दिस सेक्शन शैल रिलीज एनी पब्लिक एडवर्टाइजमेंट और यूजिंग एजेंट्स और मीडिया टू इन्फॉर्म पब्लिक एट लार्ज। सहारा बाबा सुब्रता राय, एजेंट लोग भेज देता था घर घर, ना ये सब मत करना, प्राइवेट प्लेसमेंट है। बोर्ड मीटिंग में पहले तो आइडेंटिफाई कर लेगा ना, तो ये तो प्राइवेट प्लेसमेंट थोड़ी, घर घर जाके अगर आप बोल रहे हैं तो सर्टेनिटी का है, सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन का है, ये मत करना। इसलिए क्या बोला कि कोई एजेंट मत भेजना, मीडिया में मत बुलवाना। अपने पता चला पैसा दिया, जी न्यूज वाला को पैसा दिया और जी न्यूज वाला पूरा एकदम बड़ा चढ़ा के बोल दिया आपके बारे में, ना न्यूज़पेपर में एडवर्ट मत देना, ठीक है ना। फिर रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट भी फाइल होगा, फिर आप पास 3 विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। पास 3 का बात हम लोग पहले भी कर चुके हैं, ठीक है ना। और एनी प्राइवेट प्लेसमेंट, अगर इस सेक्शन के अकॉर्डिंग आप कोई भी प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं करता है, बहुत बड़ा बात लिख दिया यहाँ पे, जाते जाते लॉ मेकर जाते जाते जो अंतिम दुहाई दे के गया, खतरनाक दे के गया एकदम, मतलब जबरदस्त, बोला कि प्राइवेट प्लेसमेंट किया है लेकिन ये सेक्शन 42 के तहत नहीं किया है। कोई भी बात नहीं माना इस 42 का, इसको मान लिया जाएगा कि ये पब्लिक ऑफर है। फिर आपको प्रोस्पेक्टस नहीं इश्यू करने का पेनल्टी अलग से, फिर उसमें जो 34 में क्रिमिनल लाइबिलिटी है वो अलग से चेपेगा, सिविल लाइबिलिटी वो अलग से चेपेगा 35 का, 36 में किसी को झूठ साज किया तो वो लाइबिलिटी अलग से चिपकेगा, फिर 37 में क्लास एक्शन, बल्क में लोग जो है एक्शन ले सकता है, वो अलग से खतरा। तो बहुत खतरा है भैया। अगर गलती से भी 42 का कंप्लायंस आप करना भूल जाता है तो मान लेगा कि पब्लिक ऑफर है, और सारा वो प्रोस्पेक्टस का जो हम लोग अभी तक पढ़ते हैं सारा का सारा एज इट इज आपको एप्लीकेबल होगा। पनिशमेंट बुक से करते आओ, खास तरह का पनिशमेंट बताया। एक बोला कि अगर आप रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल नहीं किया, यानी कि पास 3 फाइल नहीं किया, तो फिर आपको पनिशमेंट है कितना, कंपनी प्रोमोटर डायरेक्टर शैल बी लायबल टू अ पेनल्टी फॉर ईच डिफॉल्ट ऑफ 1000 रुपीज फॉर ईच डे बट नॉट एक्सीडिंग 25 लाख रुपीज। 1000 रुपया पर दिन के हिसाब से मैक्सिमम 25 लाख रुपीज। लेकिन अगर आप ऑफर किया और एक्सेप्ट किया मनीज इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ दिस सेक्शन, तो कंपनी प्रोमोटर डायरेक्टर का लाइबिलिटी कितना है, पेनल्टी विच में एक्सटेंड टू अमाउंट रेज्ड थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट और 2 करोड़ विच एवर इज लोअर। हमें अच्छा नहीं लगा। सहारा का केस में देखना 24,000 करोड़ रुपया रेज कर लिया उल्टा उल्टा गलत तरीके से, और 2 करोड़ विच एवर इज लोअर, लोअर कर दिया, 2 करोड़ रुपए लगेगा। अरे हायर करना था तब मजा आता है। अरे 24,000 करोड़ का उसको लगता पेनल्टी, मजा आ जाता एकदम, ठीक है ना। लेकिन अफसोस नहीं किया ऐसा, ठीक है। एंड कंपनी को रिफंड भी करना पड़ेगा ऑल मनीज विद रिस्पेक्ट विद इंटरेस्ट एज मे बी स्पेसिफाइड, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया। तो ये 2 चीज इससे पढ़ लेना और एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट वाला बात इससे पढ़ लेना, बाकी मेरे नोट से पढ़ लो चल जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, बड़ा मजेदार टॉपिक है, इंपॉर्टेंट भी है, हमारे नोट से कर लो चल जाएगा काम, राइट। चलिए अब जाते जाते आपके साथ गुनगुनाऊंगा पिछले एग्जाम्स के कुछ तराने, यानी पास एग्जाम क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ रेकलेस इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड हैव अलॉटेड शेयर्स टू द इन्वेस्टर्स ऑफ द कंपनी। ये देखो ना, ये 23 के नीचे, ठीक है ना। विदाउट इशूइंग अ प्रोस्पेक्टस विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज मुंबई, एक्सप्लेन द रेमेडी अवेलेबल टू द इन्वेस्टर्स इन दिस रिगार्ड। इन्वेस्टर लोग को क्या रेमेडी है? तो एक बात बताओ, 23 हम लोग जो पढ़ा था फर्स्ट सेक्शन नहीं किया था ना, देखिए क्या लिखा हुआ है साफ साफ कि कंपनी में पब्लिक को इशू कर सकता है लेकिन थ्रू प्रोस्पेक्टस होगा। यहाँ पर बिना प्रोस्पेक्टस इशू किए जो है कर दिया है। साथ ही साथ ये चीज जो है 26 में भी कॉन्ट्रावेंशन करता है, 26 का भी ये कॉन्ट्रावेंशन है, नीचे हम आपको दिखा देते हैं कि आप जो है अगर आप मैटर्स टू बी स्टेटेड इन प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ है कि आपको प्रोस्पेक्टस देने का रिक्वायरमेंट 2 केस में नहीं आता, जब एग्जिस्टिंग मेंबर लोग को देता है या फिर आप इशू जो कर रहे हैं ऑफ एग्जिस्टिंग क्लास ऑफ शेयर्स ऑलरेडी इशूड, और अगर आप इस सब में डिफॉल्ट करता है तो ये देख पनिशमेंट, तो ये सारा पनिशमेंट आपको लगेगा। यहाँ पर तो डायरेक्ट पब्लिक को इशू किया है लेकिन विदाउट प्रोस्पेक्टस, तो यहाँ पर 26 के अंदर भी आपका लाइबिलिटी होगा। अब मेरे को ये सिंपल बात बताओ ना कि क्या ये अलॉटमेंट ये जो इशू किया ये इशू वैलिड है कि वॉइड हो जाएगा? सर ये तो नॉट एज पर लॉ है, ये तो नॉट एज पर लॉ है, तो ये वैलिड तो नहीं होगा सर, तो ये वॉइड ही होगा। देखे ना, वॉइड है, हेंस द अलॉटमेंट मेड इज वॉइड, ठीक है। 26(1) का बेकार बात है। 23 में बोला है कि पब्लिक को तभी इशू कर सकता है जब प्रोस्पेक्टस करता है साथ में, ठीक है ना।
और रिफंड द एंटायर मनीज एंड विल बी पनिशेबल अंडर 26 सबसेक्शन 9। तो वो पनिशमेंट भी हम आपको दिखा दिया, हल्का सवाल है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद सवाल 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 सवाल, गाना मत गाओ ना सर। ये हमने कर लिया, ठीक है ना। ये कौन सा क्वेश्चन था वैसे? अमित, ओहो झूठ सच किया था, डिविडेंड वाला बात ना। चलो अगला सवाल मिल गया, ये 35 सेक्शन नंबर के पीछे है, ठीक है। विथ अ व्यू टू इशू शेयर्स टू जनरल पब्लिक, अ प्रोस्पेक्टस कंटेनिंग सम फॉल इंफॉर्मेशन वाज इशूड बाय द कंपनी, ठीक है ना। मिस्टर एक्स रिसीव्ड अ कॉपी ऑफ द प्रोस्पेक्टस फ्रॉम द कंपनी बट डिड नॉट अप्लाई फॉर अलॉटमेंट ऑफ एनी शेयर्स। The allotment of shares to general public was completed by the company within the stipulated period, मतलब जितना डिसाइड किया था उतना टाइम पे कंप्लीट कर लिया। A few months later, Mr. X bought 2000 shares through the stock exchange, स्टॉक मार्केट से खरीदा at a higher price which later on fell sharply. X sold these shares at a heavy loss. Mr. X claims damages from the company for losses suffered on the ground that prospectus issued contained a false statement referring to the provisions of the Companies Act. Examine whether X's claims is justified. सवाल 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 इंपॉर्टेंट है, सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आराम से टाइम लगा के डिस्कस करूंगा। क्या बोला, कंपनी आईपीओ लेके क्या आना चाह रहा था, ठीक है। इसके लिए क्या बोला, प्रोस्पेक्टस इशू कर दिया। कोई बंदा है मिस्टर एक्स, इसको भी प्रोस्पेक्टस भेजा कंपनी, ठीक है। प्रोस्पेक्टस बनाया ऐसे 500 पेज का पोथी बनाया, ठीक है, स्पाइरल किया हुआ ये, तो इसको भी बनाया, तो इसको भी भेजा, ये हाथ में लिया, ठीक है। लेकिन ये बोला कि अभी नहीं पड़ेगा, मन नहीं हो रहा हमको, उठा के रख दिया, पढ़ा नहीं, और शेयर लिया नहीं। कंपनी जब शेयर्स बांटा तब शेयर्स लिया नहीं, कंपनी से लिया नहीं, कंपनी बांट दिया गांव में, देखो ना गांव में, गांव वाला बाकी गांव वाला लोग को बांट दिया। कंपनी अपना शेयर्स इन गांव वाला लोग को बांट दिया, ठीक है। कंपनी लिस्ट हो गया, स्टॉक एक्सचेंज में आ गया, एनएससी बीएससी में। अब ये भाई साहब क्या किया, कुछ दिन बाद कोई स्टॉक मार्केट से कोई एक बंदा था, उससे ये शेयर खरीदा, इस कंपनी का, उससे ये शेयर खरीदा। अच्छा, इसमें कुछ गलत बात दिया होता, प्रोस्पेक्टस में कुछ मिसस्टेटमेंट था, कुछ अनट्रू स्टेटमेंट था, और इसके वजह से जब इससे कुछ शेयर पे खरीदा, सपोजिंगली इससे शेयर प्राइस था इसका, सपोजिंगली शेयर प्राइस 100 रुपया में खरीदा, और जब बेचा स्टॉक मार्केट में तो सेलिंग प्राइस इसका था 200 रुपया, सॉरी सेलिंग प्राइस इसका था 80 रुपया सपोजिंगली, और इसको लॉस हो गया 20 रुपया पर शेयर का। और जैसे ही इसको लॉस हुआ ये रोने लग गया, हिलकी से रो दिया एकदम, बोला कि हमको लॉस हो गया, हमको लॉस हो गया, हमको लॉस हो गया। और कंपनी के पास गया, कंपनी तुम्हारे वजह से हमको लॉस हुआ है, ये प्रोस्पेक्टस तुम गलत इशू किया था, इसके वजह से हमको लॉस हुआ, प्रोस्पेक्टस में मिसस्टेटमेंट था, इसके वजह से लॉस हुआ। बताओ ये कोई तुक्क का बात है कि तुक्क का बात नहीं है? प्लीज ध्यान से मेरा बात सुनना। हम लोग एक केस पढ़ के आए, रेक्स वर्सेस क्लाइसेंट। उसमें क्या था, हम जब भी परचेज कर रहे हैं, हम डायरेक्ट कंपनी से परचेज कर रहे हैं, ये व्यक्ति डायरेक्ट कंपनी से परचेज कर रहा था। रेक्स वर्सेस क्लाइसेंट में क्या हो रहा था, ये जो भी व्यक्ति है ये कंपनी से डायरेक्ट शेयर परचेज कर रहा था। यहां क्या हो रहा है, कंपनी गांव में शेयर बांटा, फिर ये गांव से किसी से परचेज किया। अरे जब गांव से परचेज किया तो ये प्रोस्पेक्टस का अहमियत रहा कहां? प्रोस्पेक्टस का अहमियत तो तब था जब कंपनी इसको इशू किया। सर मान लो ये शुरुआत में जब कंपनी इसको प्रोस्पेक्टस भेजा था, शुरुआत में जब इसको प्रोस्पेक्टस भेजा था, ये उस समय पढ़ के ये आईपीओ में शेयर खरीदता, तब ये बोल सकता था कि हमको डैमेज चाहिए, ये सारा बात जो है ये सारा वैलिड है। तब ये बात बोल सकता था कि भाई इसमें अनट्रू स्टेटमेंट है, तब ये बोल सकता था कॉन्ट्रैक्ट को रिसीव करो, तब ये बोल सकता था भाई 34 के अंदर में क्रिमिनल लायबिलिटी रन करो, 35 में सिविल लायबिलिटी, सारा बात वो था। लेकिन साहब जब तुम प्रोस्पेक्टस के ऊपर रिलाई ही नहीं किया, तुम प्रोस्पेक्टस को उठा के साइड में रख दिया, तुम तो स्टॉक मार्केट से शेयर खरीदा, तुम कंपनी से शेयर खरीदा ही नहीं, तब काहे का तुमको ये डिफेंस मिलेगा कि प्रोस्पेक्टस में कुछ बात गलत लिखा हुआ था? ये कुछ ऐसा हो गया। अभी आईआरसीटीसी का आईपीओ आया, तो आईआरसीटीसी का आईपीओ में हम कंपनी से के पास गए, हम प्रोस्पेक्टस वगैरह पढ़ा, हम कंपनी से शेयर खरीद लिया, ठीक है ना। आपको मतलब ही नहीं है, आप हमसे शेयर खरीदा, ठीक है, फिर आपको लॉस हो गया था, आप रोते रोते चला गया कंपनी के पास, अरे कंपनी तुम प्रोस्पेक्टस, अरे तुमको प्रोस्पेक्टस से क्या मतलब? प्रोस्पेक्टस का बात तो मेरा और कंपनी के बीच में आएगा, तुम तो हमसे खरीदा, तुम तो कंपनी से डायरेक्टली लिया ही नहीं था। तो ये एक केस आया था पीक वर्सेस गुरने, जहां पर ये ले डाउन किया गया था। तो देख
ये मिस्टर एक्स है। देख इसका आंसर यहाँ पे दिया गया, फर्स्ट क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर दिया गया है, देखना कि मिस्टर एक्स जो है ओरिजिनल अलॉटी नहीं है। ओरिजिनल अलॉटी मतलब आईपीओ में जो शुरुआत में जिसको शेयर दिया वो नहीं है। सिंस ही परचेज द शेयर्स फ्रॉम द मार्केट, स्टॉक मार्केट से खरीदा एंड नॉट फ्रॉम दी कंपनी, कंपनी से डायरेक्टली नहीं खरीदा। Therefore, Mr. X cannot claim the damages since he did not subscribe the shares on faith of a misleading prospect, क्योंकि प्रोस्पेक्टस पे डिपेंड करके वो शेयर पे पैसा ही नहीं लगाया, तो फिर उसको कहेगा डैमेजेस, कहेगा रिसेंशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, रिसेंट क्यों करेगा वो? ठीक है, तो ये केस पीक वर्सेस गुरने में आया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, इसको लिख लेना, याद नहीं रहता है तो ये लिख लेना कहीं नोट्स में, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, इसके ऊपर देखो सवाल और भी है सेम, अब सारा टाइप का सवाल सेम है। With a view to issue shares to general public, prospectus containing some false information was issued by the company. Mr. Damu received copy of prospectus from the company but did not apply for allotment. The allotment of shares was made to general public. Damu brought from the stock exchange. तो exact replica copy paste कर दिया रे क्वेश्चन, तो चलो copy paste क्वेश्चन है। Peak Limited Company issued and published its prospectus to invite investors to purchase its shares. The sold prospectus contained false information. Mr. X purchased partly paid shares of the company in good faith on the stock exchange. Subsequently, the company was wound up नहीं होगा, ये wound up होगा, winding up हो गया कंपनी का, ठीक है ना। And name of Mr. X was in the list of contributories. Contributories मतलब उसको कुछ पैसा देना था। अब वाइंडिंग अप में हो सकता है मिस्टर एक्स सपोजिंगली मान लो ऐसा था, ₹8 पे किया था और ₹2 अनपेड था इसका, तो वाइंडिंग अप हो गया तो इससे पैसा मंगाया, भैया ₹2 पे करो, ₹2 पे करो। ये बोला नहीं 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 प्रोस्पेक्टस में तो कुछ गलत है। अरे प्रोस्पेक्टस में गलत था, उससे क्या फर्क पड़ता है, उससे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि ये स्टॉक एक्सचेंज से शेयर्स खरीदा है, सेकेंडरी मार्केट से शेयर्स खरीदा है, कंपनी से डायरेक्टली नहीं खरीदा है। तो जब कंपनी से डायरेक्टली नहीं खरीदा है तो प्रोस्पेक्टस में गलती बात से तुम्हारा क्या लेना देना मिस्टर एक्स? तो यही वाला आंसर इसमें भी वैलिड होगा। Whether X is liable to pay the amount, unpaid amount? Yes, Mr. X is liable to pay the unpaid amount. Is liable to pay unpaid amount. बिल्कुल। Can Mr. X sue the director to recover damages? No, क्योंकि he did not purchase it from the company, he purchased it from the secondary market. Case law बोलेगा पीक वर्सेस गुरने। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन। M applies for share on the basis of prospectus, which contains misstatement. Shares are allotted to him and afterwards transfers them to N. M को मिला, M N को बेच दिया, ठीक है। M को कंपनी से मिला, M N को बेच दिया, अब N क्लेम करना चाहता है कि फॉल्स स्टेटमेंट था प्रोस्पेक्टस में, नहीं कर सकता, बात खत्म। ये तो एकदम सिमिलर क्वेश्चन है, हल्का क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है ना दोस्तों, मेरा बात ध्यान से सुना, ये वाला जो क्वेश्चन है ये ऊपर वाला सारा क्वेश्चन से अलग है। दिस क्वेश्चन इज डिफरेंट फ्रॉम द अबव क्वेश्चंस। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस करता हूं और आपको हो सके तो आजू बाजू में इसका आंसर भी लिखा दूंगा मैं। ये क्वेश्चन का आंसर थोड़ा अलग है, मैं इसका आंसर आपको डिटेल भी यहाँ आजू बाजू में लिखवा भी दूंगा। कोई मॉडर्न फर्नीचर्स लिमिटेड है, उसको कोई फीकवुड एस्टेट खरीदना था, ठीक है ना। कोई ट्री वी होगा, कोई ट्री वी का ऐसा कोई बड़ा बगीचा बगान टाइप का कुछ होगा, ठीक है ना, छत्तीसगढ़ में उसको खरीदना था। उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट था फ्रॉम एन एक्सपर्ट, ठीक है। द रिपोर्ट वॉज फाउंड टू बी इनएक्यूरेट। मैं आपको सिंपल भाषा में समझा तो ये क्या बोला, ये बोला है कि एक कंपनी है मॉडर्न, क्या कंपनी का नाम भूल गया मैं, मॉडर्न इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये कंपनी को कोई एक एस्टेट खरीदना था, कोई संपत्ति खरीदना था, ठीक है ना। तो अब ये आईपीओ लेके आया और अपना प्रोस्पेक्टस इशू किया। अब प्रोस्पेक्टस में एक एक्सपर्ट का स्टेटमेंट था ऑन दिस एस्टेट। ये जो संपत्ति था इसके बारे में कोई स्टेटमेंट एक्सपर्ट दिया और ये स्टेटमेंट इनएक्यूरेट स्टेटमेंट था, एक्सपर्ट का स्टेटमेंट इनएक्यूरेट स्टेटमेंट निकल गया। मिस्टर एक्स परचेज द शेयर्स ऑफ मॉडर्न फर्नीचर ऑन द बेसिस ऑफ द अबव स्टेटमेंट इन द प्रोस्पेक्टस। अब यहां पर ध्यान रखो, मिस्टर एक्स डायरेक्टली कंपनी से खरीदा, मिस्टर एक्स यहां पर डायरेक्टली कंपनी से खरीदा। ऊपर वाला जितना भी सवाल था उसमें मिस्टर एक्स डायरेक्टली खरीद नहीं रहा था, वो सेकेंडरी मार्केट स्टॉक मार्केट से खरीद लेता या किसी और बंदा से खरीद रहा था। जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन में एम से खरीदा, एन एम से खरीदा, तो ये पीक वर्सेस गुरने हो गया कि डायरेक्ट कंपनी से नहीं खरीदा तो कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन यहां पर मिस्टर एक्स जो है डायरेक्ट कंपनी से खरीदा, इसीलिए हम आपको बोला ये क्वेश्चन का बिरादरी अलग हो गया।
विल मिस्टर एक्स हैव एनी रेमेडी अगेंस्ट द कंपनी, क्या मिस्टर एक्स को कोई रेमेडी मिलेगा, क्या आंसर द कंपनी, यस इसको कोई रेमेडी मिलेगा बिल्कुल। When an expert will not be liable, state the provisions of the companies in this respect। तो ये देख 35 पढ़ाया था हम, देख हम नोट्स भी लिखवाया था, सेक्शन 35 ये रहा। डिफेंसेस, हैविंग कंसेंटेड टू बिकम अ डायरेक्टर, तो ये तो एक्सपर्ट के लिए होगा नहीं। 35 जो ये डिफेंस है सी क्लॉज का, ये सेक्शन 35 सबसेक्शन 2 क्लॉज सी में दिया हुआ है, तो ये 35 2C का तो डायरेक्टर प्रोमोटर ये लोग को बताते हैं किससे, एक्सपर्ट का स्टेटमेंट से, तो ये वाला तो इसमें तो कवर होगा नहीं, क्योंकि हाँ ठीक है, ये वाला जो डिफेंस है ये किसको होता है, अरे मुकेश अंबानी को बचाएगा एक्सपर्ट का स्टेटमेंट से, तो ये तो एक्सपर्ट को थोड़ी मिलेगा, ये तो ये लॉ में डाला ही इसीलिए था कि अगर कल को कोई एक्सपर्ट स्टेटमेंट दिया और कोई गलती हो गया उससे, तो डायरेक्टर प्रमोटर ये लोग को पनिशमेंट नहीं मिलना चाहिए, तो यहाँ पर एक्सपर्ट को थोड़ी बचेगा, यहाँ पर एक्सपर्ट थोड़ी बचेगा। हाँ सर बात तो ठीक है, तो बचा ये वाला क्लॉज जिसके तहत एक्सपर्ट को जो है डिफेंस मिलेगा। अगर एक्सपर्ट को जो प्रोस्पेक्टस वाज इशूड विदाउट द नॉलेज और कंसर्न ऑफ द एक्सपर्ट एंड ऑन बिकमिंग अवेयर ऑफ द इशू ही फॉरथविथ गिव अ रीजनेबल पब्लिक नोटिस दैट इट वाज इशूड विदाउट हिज नॉलेज और कंसेंट, तो एक्सपर्ट के लिए ये डिफेंस होगा, एक्सपर्ट के लिए डिफेंस फॉर एक्सपर्ट, क्योंकि ये वाला डिफेंस डायरेक्टर लोग के लिए है, ये वाला डिफेंस एनी पर्सन अदर देन एक्सपर्ट के लिए, कोई भी व्यक्ति अदर देन एक्सपर्ट के लिए डिफेंस देगा, ये डिफेंस जो पहला वाला डिफेंस है डायरेक्टर देगा, तो बेचारा एक्सपर्ट के लिए बीच वाला डिफेंस बचता है। तो यहां पर क्वेश्चन का आंसर आई थिंक सिंपल होना चाहिए, मैं फिर भी इसको लिखवा देता हूं एक बार आपको नीचे, यहां पर नीचे मैं लिखवा देता हूं आपको, फुल स्क्रीन दे देता हूं एक बार। मिस्टर एक्स इज एंटाइटल्ड to repudiate the allotment since he purchased the shares relying on misstatement in prospectus। और जो एक्सपर्ट नॉट लायबल है ये मैंने आपको नोट्स में रेफर करवा दिया, नोट्स वाला पॉइंट से जहां पर मैंने आपको रेफर करवाया था वही वाला पॉइंट आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो दिस इज डिफरेंट फ्रॉम अबव, ठीक है। फिर नेक्स्ट, एन अलॉटी ऑफ शेयर्स बॉट एक्शन अगेंस्ट द डायरेक्टर इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉल्स स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस। The director contended that statements were prepared by the promoters and he relied on them. Is director liable under the circumstances? ये डिफेंस का बात पूछ रहे थे। The only situations where director will not be liable, अगर क्रिमिनल लाइबिलिटी है तो इमेटीरियल प्रूव कर दे और उसके हिसाब से अगर वो स्टेटमेंट सही था, स्टेटमेंट वाज ट्रू या इंक्लूजन और ओमिशन वाज नेसेसरी, तो ये डिफेंस वाला ग्राउंड है क्रिमिनल लाइबिलिटी का। It is reasonable grounds to believe and did up to the time of belief that the statement was true or inclusion or omission was necessary. No civil liability, तो 3 पॉइंट जो मैंने लिखा था, थर्ड पॉइंट भी आप लिख देना एक्सपर्ट वाला, ठीक है ना। तो ये वाला डिफेंस का बात पूछा बेसिकली, कुछ ज्यादा बाहरी इसमें है नहीं, ठीक है। आओ बढ़ते जाओ, हाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिलीव में अगर ये एग्जाम में कभी क्वेश्चन आ गया ना, हालांकि है नहीं, इंस्टीट्यूट ने आपका एडिशनल क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस एक निकाला था, ठीक है ना, ओल्ड सिलेबस के लिए। मैंने कहा ना इसमें मैंने सब कुछ डाल रखा है, आपका इंस्टीट्यूट एक एडिशनल क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस निकाला था ओल्ड सिलेबस वाला लोग के लिए, तो उसका भी सारा क्वेश्चन हम डाल दिया। और बिलीव में अगर ये किसी दिन एग्जाम में आ गया ना, मैक्सिमम लोग यहाँ पर गलती करके आएगा। देखो सवाल ध्यान से देखो क्या पूछा है। आफ्टर रिसीविंग 80% ऑफ द मिनिमम सब्सक्रिप्शन एज स्टेटेड इन द प्रोस्पेक्टस, कंपनी अलॉटेड 100 इक्विटी शेयर्स इन द फेवर ऑफ आकाश। कंपनी डिपॉजिटेड द सेड अमाउंट इन बैंक बट विथड्रू 50% ऑफ द अमाउंट बिफोर फाइनलाइजेशन ऑफ द अलॉटमेंट फॉर परचेज ऑफ सर्टेन एसेट्स। Akash refuses to accept the allotment on the ground that the allotment is violative of the provisions of this act। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले मैं समझाता हूँ हुआ क्या। बोला कि कंपनी आईपीओ लेके आया, ठीक है, सब कुछ ठीक है। एक बंदा था मिस्टर आकाश, वो 100 शेयर के लिए शायद अप्लाई किया, 100 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, ठीक है ना। कंपनी को 80% ऑफ द मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिला ऑफ द अमाउंट स्टेटेड इन प्रोस्पेक्टस, लेकिन इसके बजाय
इसके बजाय भी वो क्या किया, कुछ पैसा उठा लिया बैंक से, उठा के उससे कुछ एसेट्स खरीद लिया। जो ये पैसा आया था आईपीओ से, ठीक है, वो कुछ पैसा उठा के उसको एसेट्स खरीद लिया। लॉ क्या बोलता है, लॉ क्या बोलता है, ध्यान करो, सेक्शन 39 क्या बोलता है कि कंपनी तुम अलॉटमेंट तब तक मत करना जब तक तुमको मिनिमम अमाउंट नहीं मिल जाता एज स्टेटेड इन द प्रोस्पेक्टस। मिनिमम अमाउंट नहीं मिल जाता एज स्टेटेड इन प्रोस्पेक्टस। हम एग्जांपल भी दिया था, 100 करोड़ है, सपोजिंगली 90 करोड़ स्टेट किया मिनिमम अमाउंट का। लॉ में क्या, इसमें क्वेश्चन में क्या बोला, 90% का 80%, यानी कि उसको कितना मिला, ऐसे 72 करोड़ मिला, लेकिन मिलना उसको तो 90 करोड़ चाहिए था। तो बिना 90 करोड़ मिले वो कैसे अलॉटमेंट कर दिया। अगर 90 करोड़ नहीं मिला तो साफ साफ लिखा था कि पैसा को रिफंड करना पड़ता है, पैसा को रिफंड करना पड़ता है जितना भी एप्लीकेशन आपको मिला। तो यहाँ पर एसेट के लिए कैसे यूज कर लिया साहब, एसेट के लिए, तो जो भी एसेट के लिए यूज किया, ये जो काम है आप गलत किया। ये लिखा है देखो, कंपनी रिसीव किया 80% एज स्टेटेड इन द प्रोस्पेक्टस, इट इज इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ 39(1) व्हिच प्रोहिबिट्स द कंपनी फ्रॉम मेकिंग एन अलॉटमेंट अंटिल इट इज रिसीव्ड अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन स्टेटेड इन द प्रोस्पेक्टस। और इसमें लिखा हुआ है कि रिफंड द मनी अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन आपको नहीं मिला है तो आकाश इज राइट विथ टू रिफ्यूज द शेयर्स, ठीक है ना। तो आकाश मना कर सकता है, आकाश ये बोलेगा ना भाई मेरा तो पैसा मेरे को रिफंड करो, मेरे को तो रिफंड एंटाइटलमेंट लॉ के हिसाब से, तो तुम काहे का हमको अलॉटमेंट कर रहे हो, 100 इक्विटी शेयर का जो हम पैसा तुमको दिया तुम हमको रिफंड करो मेरा पैसा। तो आकाश बिल्कुल सही है अपना डीलिंग में। फिर ये अंडरराइटिंग कमीशन के ऊपर सवाल पूछा है, ठीक है ना, हल्का सवाल है, सब कुछ ज्यादा नहीं है, कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है कंपनी का 5% ऑफ द इशू प्राइस एज अंडरराइटिंग कमीशन टू द अंडरराइटर्स, जबकि आर्टिकल्स परमिट करता है 3%। तो हम ये तो साफ साफ बता रखा है भैया, रेट कितना होना चाहिए 5%, और एओए का लोअर जो भी होगा वो लेना पड़ेगा। ध्यान रखना जो पेमेंट ऑफ कमीशन है इसके कंडीशन 3 है। पहला कंडीशन क्या है कि भाई अंडरराइटिंग कमीशन या कोई भी प्रकार का कमीशन देने का अथॉरिटी कौन दे रहा है आपको, एओए। एओए में साफ साफ ये बात लिखा हुआ होना चाहिए कि तुमको अंडरराइटिंग कमीशन देने का अथॉरिटी है। फिर दूसरा कंडीशन क्या है कि अंडरराइटिंग कमीशन जो तुम पे कर रहे हैं वो तुम कितना में पे कर रहे हैं, आउट ऑफ द प्रॉफिट्स या आउट ऑफ द इश्यू ऑफ जो भी पैसा तुम इशू किया उससे, या फिर प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। और थर्ड कंडीशन क्या है, ये थर्ड कंडीशन तो हम बाजू में आपको लिखवा दिया था, रेट, क्योंकि रेट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, रेट से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, ठीक है ना। फिर उसके बाद कुछ डिस्क्लोजर्स वगैरह, तो ठीक है, 3 कंडीशन मेन था यहाँ पे, 1 2 3। पहला क्या था कि एओए में अथॉरिटी देना पड़ेगा कि तुम अंडरराइटिंग कमीशन पे कर सकते हो। दूसरा कंडीशन क्या था, दूसरा कंडीशन ये था कि आपका जो है ये पे करेगा आउट ऑफ द प्रोसीड्स, जो आप पैसा रेज किया उससे, या फिर प्रॉफिट्स, या फिर बोथ। तीसरा क्या था, रेट, अगर शेयर्स है तो 5% और रेट स्पेसिफाइड इन एओए व्हिचएवर इज लोअर, और डिबेंचर्स में 2.5% या रेट स्पेसिफाइड इन एओए व्हिचएवर इज लोअर। तो यहाँ पर बोला 5% पे किया, लेकिन एओए कितना बोला था 3%, तो कितना तक पे कर सकता था 3%, ठीक है ना। एओए कंटेन द प्रोविजन 4%, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइडेड टू पे 5%, नहीं कर सकता 5%, और एओए में जो लिखा हुआ है व्हिचएवर इज लोअर, तो यहाँ पर 4% ही करना होगा, 5% नहीं कर सकता। फिर 4% दिया इशू प्राइस ऑफ शेयर्स। देखो ध्यान से रखना, ये जो परसेंटेज देख रहा है ना, तो बाजू में देखना कि शेयर्स का दिया कि डिबेंचर्स का दिया। तो 4% दिया है एओए में, बोर्ड अब बोला है 5% देगा, नहीं दे सकता, हल्का सवाल है। यूनिक बिल्डर्स का कोई क्वेश्चन है, 2.5% ऑफ द डिबेंचर्स एज अंडरराइटिंग कमीशन टू अंडरराइटर्स बट आर्टिकल ऑथोराइज 2%, 2.5% बोला हम लोग देगा, लेकिन आर्टिकल्स 2% ऑथोराइज किया। तो लैंग्वेज जब लिख के आएगा ना दोस्त, पूरा लिख के आना कि रूल 13 जो बोलता है वो बोलता है कि डिबेंचर्स का केस में 2.5% आप दे सकते हैं ऑफ द इशू प्राइस एट विच, या प्राइस एट विच डिबेंचर इज इशूड, और रेट स्पेसिफाइड इन एओए व्हिचएवर इज लोअर। पूरा बात लिख के आना, एक भी पॉइंट मत छोड़ना। फिर लिखना कि इस केस में क्योंकि एओए स्पेसिफाई करे 2%, तो आप 2% के दर से ही देगा, क्योंकि 2% और 2.5% में लोअर कौन सा होगा, 2%, 2% के दर से ही आपको देना पड़ेगा। अच्छा, एक बात इसमें और दिया हुआ है कि ये कंपनी अंडरराइटिंग कमीशन जो पे करे इन द फॉर्म ऑफ फ्लैट गिफ्ट करे। भाई हो सकता है हम कोई रियल एस्टेट कंपनी है, तो हम जो अपना अंडरराइटर को कमीशन पे करना है, हम उसको फ्लैट दे दिया, कहीं सोसाइटी वगैरह बनाया, उसको 4-5 फ्लैट दे दिया, लेते हो तेरा अंडरराइटिंग कमीशन की जगह हम फ्लैट दे दिया तेरे को, दे सकता है क्या। ये केस लो आया हुआ है बूथ वर्सेस न्यू अफ्रीकैंडर गोल्ड माइनिंग कंपनी, जिसमें ये बोला है कि पेमेंट ऑफ अंडरराइटिंग कमीशन इन फॉर्म ऑफ फ्लैट इज परमिसिबल सिंस अंडरराइटिंग कमीशन कैन बी पेड इन कैश और इन काइंड और इन लंप सम बाय वे ऑफ अ परसेंटेज। तो आप अंडरराइटिंग कमीशन को कैश में भी पे कर सकता है, काइंड में भी पे कर सकता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना कि अंडरराइटिंग कमीशन को अगर फ्लैट के बेसिस पे दिया, फ्लैट्स इशू कर दिए, तो भी वैलिड है। केस लॉ का नाम है ये, ठीक है।
आगे बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। PQR Limited wants to raise funds for its upcoming project. It has issued private placement offer letters to 55 persons in their individual name to issue equity shares. Out of these 4 are qualified institutional buyers. तो भैया 55 को लेटर इशू किया जिसमें से 4 QIB है, तो गिनती में कितना आएगा 51 एंड नॉट 55. बिफोर द अलॉटमेंट कंपनी इशूड अनदर प्राइवेट प्लेसमेंट. पहला का कामकाज निपटा नहीं, नया कामकाज शुरू कर दिया. प्राइवेट अलॉटमेंट में कर सकता है, नहीं कर सकता. 155% इन द इंडिविजुअल नेम फॉर इशू ऑफ डिवेंचर्स. ध्यान रखना ये जो है ये पहला वाला था 55 का इक्विटी शेयर्स का, अब ये दे रहा है डिबेंचर का. तो 200 का लिमिट जब देखता है, मैं आपको साफ साफ बोला डिबेंचर का अलग, इक्विटी शेयर का अलग. बीइंग अ पब्लिक कंपनी कांट इशू. ये क्या कोई व्यक्ति इसको बोल दिया कि तुम पब्लिक कंपनी है देयरफॉर तुम प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं कर सकता. शुरुआत का सबसे पहला टॉपिक हम ये किया था कि पब्लिक कंपनी भी प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकता है, ऐसा कोई बात नहीं, ठीक है ना. इज इट इन कंप्लायंस विद द प्रोविजंस ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट और शुड दीज ऑफर्स बी ट्रीटेड एज अ पब्लिक ऑफर. तो सबसे पहला तो देखो पहला जो काम ये किया है इक्विटी शेयर इशू किया 255 जिसमें से 4 QIB था, तो टोटल कितना होगा 51 आएगा गिनती में, ठीक है ना. तो 51 लोगों को किया है विद इन द लिमिट, 200 का लिमिट है, टनाटन ठीक है. दूसरा काम ये जो किया है कि पहले वाला अलॉटमेंट खत्म होने से पहले आप दूसरा अलॉटमेंट कर दिया. ये कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजन ऑफ सेक्शन 42, और जैसे ही कॉन्ट्रावेंशन कर दिया 42 का कोई भी बात का आपको क्या मान लिया जाता है, पब्लिक ऑफर मान लिया जाता है सीधा. ध्यान रखो 10वां पॉइंट देखो रे नोट्स में हम लिखवाया भी है, देख ले कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. एनी प्राइवेट प्लेसमेंट नॉट इन अकॉर्डेंस विद 42, कोई भी वायलेशन कर दिया पब्लिक ऑफर मान लेगा, ठीक है. व्हाट इफ द ऑफर ऑफ डिवेंचर इज गिवन आफ्टर अलॉटमेंट ऑफ इक्विटी शेयर बट विद इन द सेम फाइनेंशियल ईयर. दूसरा सवाल क्या पूछा आगे जाकर के कि क्या अगर ऐसा होता कि भाई पहला वाला सब सलट गया है उसके बाद अब डिवेंचर का इशू कर रहा है, तो कोई लोग बोल देता क्या कि सर देखो 51 पहले है और 155 बाद में, 151 प्लस 155 कितना होगा 200 प्लस हो जाएगा ग्रेटर देन 200, तो नहीं कर सकता. ये भी पब्लिक ऑफर माना जाएगा. नहीं दोस्त, ये पब्लिक ऑफर नहीं माना जाएगा, ये अब भी प्राइवेट प्लेसमेंट माना जाएगा क्योंकि डिवेंचर का अलग और इक्विटी शेयर का अलग. बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी सवाल बहुत अच्छा है. एग्जाम में अगर पूछ लेना, स्टडी मटेरियल का सवाल है, एग्जाम में अगर पूछ लिया तो कई लोग गलती करके आएगा, ठीक है ना. In given case, PQR Limited is a public company and a looking provisions, we can say that even a public company can make a private placement. शुरुआत का सेक्शन का रेफरेंस दे देना, सेक्शन 23 कि पब्लिक कंपनी भी प्राइवेट प्लेसमेंट का रेफरेंस से शेयर इशू कर सकता है. कंपनी हैज गिवन ऑफर टू 55% आउट ऑफ विच 4 आर QIB, तो फिर इसको 51% ही गिना जाएगा, 4 को आप एक्सक्लूड करके चलेगा. Within the limit of 200%. From this angle, company is compliance with the private placement rules. But company has given another private placement offer which is non-compliance of provision of section 42. Hence, the offers given by the company will be treated as public offers and will be governed accordingly. अगर आप पहला अलॉटमेंट खत्म होने से पहले डिबेंचर का नया प्राइवेट प्लेसमेंट लेके आ गया तो इसको भी आप कॉन्ट्रावेंशन बोलेगा ऑफ सेक्शन 42. Therefore, it will be treated as a public offer. But if the company offers debentures in same financial year after the allotment of equity shares, then both the offers can be treated as private placements. Here we should not add 51 and 155 because the limit, checking the limit, this limit should be checked individually for each class of security. 200 का लिमिट आप इंडिविजुअली चेक करोगे फॉर ईच क्लास ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है. तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर अप करता है हमारा. चलिए साथियों, अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक इरेगुलर अलॉटमेंट. इरेगुलर अलॉटमेंट देखना क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी, पानी टॉपिक है लेकिन कभी कभी सवाल पूछ लेता है, इसलिए हम लोग चांस नहीं लेगा. पहले तो मैं आपको एक नोट लिखाऊंगा ऑन इरेगुलर अलॉटमेंट की. देखो ना, व्हाट व्हेन इज अलॉटमेंट ट्रीटेड एज इरेगुलर अलॉटमेंट, ठीक है ना. तो लिस्ट एनी 5 सर्कमस्टेंसेस व्हेन अलॉटमेंट कैन बी डीम्ड टू बी इरेगुलर अलॉटमेंट. तो ये सारा क्वेश्चन का पहले मैं आंसर लिखाता हूँ. तो सबसे पहले आते हैं अपने नोट्स पे. हमारा लास्ट टॉपिक होगा जो कि होगा इसके बाद इरेगुलर. अच्छा, मैं फुल स्क्रीन दे देता हूं आपको. इरेगुलर अलॉटमेंट, कंपनीज एक्ट 2013 does not specifically provide for term
irregular allotment of securities. ठीक है ना. In broad terms, allotment of shares is deemed to be irregular when it has been made by company in violation of section 23, 26, 39 and 40. In following instances, irregular allotment arises. या इन द फॉलोइंग इंस्टेंसेस आप ऐसे बोल सकते हो, देयर इज एन इरेगुलर अलॉटमेंट. नंबर 1, व्हेन कंपनी does not issue a prospectus in public issue as per section 23, where prospectus does not include any matters under section 26 or the information is misleading or incorrect. Where prospectus has not been filed with ROC as per section 26 subsection 4. The minimum subscription stated in prospectus is not received as per section 39. Minimum amount on application is less than 5% of nominal value on security, or lower amount as SEBI may prescribe. No approval for listing obtained from one or more recognized
स्टॉक एक्सचेंज अंडर सेक्शन 40 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। चलिए, इरेगुलर अलॉटमेंट वैसे देखो तो इरेगुलर अलॉटमेंट का कोई डेफिनेशन कंपनीज एक्ट में नहीं दिया हुआ, क्योंकि हम लोग तो चैप्टर पूरा पढ़ ही ले, 23 से लेके 42 तक है, हम लोग को तो कुछ ऐसा डेफिनेशन मिला नहीं। तो ये लिखा कंपनीज एक्ट 2013 डज नॉट प्रोवाइड फॉर द टर्म इरेगुलर अलॉटमेंट। इरेगुलर अलॉटमेंट मतलब जो अलॉटमेंट वायलेशन में हुआ है ऑफ द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। इसमें बेसिकली कौन कौन सा प्रोविजन आ जाता है, 23, 26, 39 और 40। ये 4 सेक्शन का वायलेशन में अगर आप अलॉटमेंट करें तो मोटा मोटा हम लोग क्या बोलेगा कि आपका अलॉटमेंट जो हुआ है इन वो एक इरेगुलर अलॉटमेंट है। ठीक है, 23 का कौन सा बात है, 23 बोलता था कि जब भी पब्लिक ऑफर लाएगा तो एक प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा। व्हेन कंपनी डज नॉट इशू प्रोस्पेक्टस इन पब्लिक इशू एज पर सेक्शन 23, तो उसका वायलेशन किया। 26 बोलता था कि कुछ कुछ मैटर्स आपको स्टैट्यूटरी मैटर्स जैसे था, आपको कुछ कुछ मैटर्स डिस्क्लोज करना पड़ेगा, तो वो डिस्क्लोज नहीं करता या फिर कुछ झूठ साथ बात लिख दिया तो फिर इरेगुलर अलॉटमेंट माना जाएगा। फिर आरओसी के पास फाइलिंग करना पड़ता है, फाइलिंग करना पड़ता है, पहले वर्ड था रजिस्ट्रेशन, अब है फाइलिंग 26 सबसेक्शन 4 के तहत, वो नहीं किया। 39 में बोलते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन एज में बी स्टेटेड इन प्रोस्पेक्टस मिला हुआ होना चाहिए, वो आपको नहीं मिला। ठीक है ना, मिनिमम अमाउंट ऑन एप्लीकेशन 5% होना चाहिए और सच लोअर अमाउंट एज में बी प्रिस्क्राइब बाय सेबी, वो आपको नहीं मिला। मिनिमम अमाउंट ऑन सब्सक्रिप्शन ऑन एप्लीकेशन वो नहीं मिला। फिर सेक्शन 40 बोलता है आपको लिस्टिंग परमिशन ऑब्टेन करना ऑन वन और मोर रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, लेकिन वो भी आप लोग को नहीं मिला। तो ये 5-6 कंडीशन ऐसा होता है बेसिकली 23, 26, 39 और 40, ये 4 सेक्शन का जो कंडीशन है उनका वायलेशन आप किया तो आपको जो है इरेगुलर अलॉटमेंट माना जाता है। अब देखो बुक में लिखा हुआ है कुछ कुछ सिचुएशंस, ये सिचुएशन जो है इरेगुलर अलॉटमेंट का, पहला है कि आप अगर पब्लिक ऑफर कर दिया विदाउट इशूइंग अ प्रोस्पेक्टस इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 23, तो आप सेक्शन 23 में फिर से जाके देखना, इनफैक्ट मैं आपको दिखाई देता हूं, देखो सेक्शन 23(1) और 22(3)(2) है, यहाँ पर कोई पेनल्टी या पनिशमेंट नहीं है, फाइन पेनल्टी इंप्रिजनमेंट का कोई बात नहीं करता है। देख रहे हैं कहीं भी लिखा हुआ है कुछ 23 का उल्लंघन किया तो ये फाइन पनिशमेंट इंप्रिजनमेंट दिखेगा, बोला यहाँ तो कुछ नहीं लिखा हुआ है सर। तो देयरफॉर एक्ट में ना एक सेक्शन बनाया, एक्ट में एक सेक्शन बनाया सेक्शन 450, सेक्शन 450 ये बोलता है एक्ट का पेनल्टी, ये बोले ये क्या बात करता है एक्ट का पेनल्टी, मतलब सेक्शन 450 ये बोलता है कि कंपनीज एक्ट 2013 का किसी भी सेक्शन में कोई भी स्पेसिफिक पनिशमेंट नहीं दिया गया है और अगर आप उसका बात नहीं मानते तो आपको 450 का पनिशमेंट लगाया जाएगा। जैसे 23 में क्या दिया था कि अगर आप पब्लिक को इशू करें तो प्रोस्पेक्टस के साथ आपको इशू करना पड़ेगा, नहीं किया तो सेक्शन 23 तो कोई पनिशमेंट आपको बोला नहीं, हम दिखाए 23(1), 23(2) कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो 450 पिक्चर में आ जाता है। बोलता है जहां कोई नहीं, जिसका कोई नहीं उसका हम, जिधर कोई पनिशमेंट नहीं लिखा हुआ उधर 450 का चिपका दो। तो क्या लिखा हुआ, कोई पनिशमेंट नहीं है अंडर 23, इसलिए 450 का आ जाएगा। 450 का पनिशमेंट क्या बोलता है कि कंपनी को एज वेल एज एवरी ऑफिसर हु इज इन डिफॉल्ट शैल बी पनिशेबल विद अ फाइन अप टू 10,000, और जहां पर कॉन्ट्रावेंशन कंटिन्यूइंग 1 है विद द फर्दर फाइन ऑफ 1,000 फॉर एवरी डे टिल द डे विद द कॉन्ट्रावेंशन कंटिन्यूस। कंटिन्यूइंग फेलियर मतलब सपोजिंगली एक टाइम तक आपको जो है कुछ कंप्लायंसेस करना था, उसके बाद भी आपका फेलियर चला आ रहा है। सपोजिंगली आपको कोई कंप्लायंस करना था 5 मई को, लेकिन 5 मई के बाद भी आप नहीं किया, तो बोला कि इसको कंटिन्यूइंग फेलियर बोलते हैं। ठीक है ना, तो जहां पर एक कंटिन्यूइंग फेलियर है तो 1,000 फॉर एवरी डे। ठीक है, फिर प्रोस्पेक्टस इशूड बाय कंपनी इज मिसलीडिंग और डज नॉट कंटेन द मैटर्स रिक्वायर्ड टू बी इंक्लूडेड इन द प्रोस्पेक्टस। 26 में जो बात दिया वो सब नहीं दिया हुआ है। तो 26 में देखो अच्छा बात क्या है, 26 का अपना पेनल्टी है, 26 का अपना पेनल्टी है, ऊपर दिखाता है आपको। ये रहा 26 सबसेक्शन 9 का अपना पेनल्टी है, पनिशेबल विद फाइन 50,000 रुपया कंपनी को विच में एक्सटेंड टू 3 लाख रुपीज, और पर्सन को पनिशेबल विद इंप्रिजनमेंट टू 3 years और विद फाइन नॉट लेस देन 50,000 विच में एक्सटेंड टू 3 लाख और विद बोथ। इसी को कंट्रोल भी कर दिया, देखना नीचे आके देख, इसको इरेगुलर अलॉटमेंट में कंट्रोल भी कर दिया। मतलब इरेगुलर अलॉटमेंट कुछ नहीं है रे, रिकैप है जो अभी तक हम लोग किया है उसका रिकैप, तो ये कॉपी कर दिया, देखना कॉपी पेस्ट। ठीक है, अगर आप पब्लिक ऑफर कर रहे हैं
और आपको मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिला तो 39 में कुछ पेनल्टी दिया हुआ है, जाके देखना 39 दिखाई देता है, लेना 39 का कुछ पनिशमेंट है, ये रहा पेनल्टी। पर पेनल्टी 1000 फॉर ईच डे और 1 लाख विच एवर इज लेस, इसी को कॉपी पेस्ट कर दिया होगा, देख 1000 फॉर ईच डे ड्यूरिंग विच डिफॉल्ट कंटिन्यूज 1 लाख विच एवर इज लेस, कॉपी पेस्ट 39 का जो कॉन्ट्रावेंशन किया तो 39 का पेनल्टी। 5% एप्लीकेशन नहीं मिला तो ये भी 39 का वायलेशन है, तो सेम पेनल्टी जो 39 में दिया हुआ है। रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल नहीं किया, ये भी 39 में दिया हुआ है, ये बात ये भी आप यहाँ पर सेम पेनल्टी जो 39 में दिया हुआ है। 40 का कॉन्ट्रावेंशन किया तो सेक्शन 40 का एंड में उसका पनिशमेंट दिया हुआ है, वो एज इट इज कॉपी पेस्ट। फिर 40 का बात है, 40 का कॉन्ट्रावेंशन किया, सेम यहाँ पर कॉपी पेस्ट। तब फिर आप ये टॉपिक कराए, क्योंकि कई बार एग्जाम में ना सवाल पूछ लेता है, ऐसा ऐसा सवाल पूछ लेता है, फिर अगर नहीं कराने से हमको बड़ा दुख हो जाता है। हल्का सवाल है लेकिन स्टूडेंट लोग को कई बार एग्जाम में बैठा हुआ क्लिक नहीं करता, अरे ये रेगुलर अलॉटमेंट क्या पूछ लिया, वो लोग लगता है भारी कुछ पूछ लिया, कुछ भारी नहीं है रे। 4 सेक्शन का जोड़ तोड़ के बना के दिए, 4 सेक्शन कौन सा 23, 26, 39 और 14, 4 का कंडीशन का कंप्लाई नहीं किया तो 23 में तो कोई पनिशमेंट नहीं दिया हुआ है, तो इसके लिए 450 जो जनरल पनिशमेंट एक्ट का वो लग जाता है। 26, 39 और 40 ये लोग अपना अपना पनिशमेंट है, तो अपना अपना पनिशमेंट एज इट इज कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर दिया, ठीक है। तो ये कंप्लीट करता है हमारा टॉपिक इररेगुलर अलॉटमेंट, और इसी के साथ हमारा चैप्टर भी होता है यहाँ पर खत्म। मुलाकात होगी आपसे एक अगले वीडियो में एक अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और जम के पढ़ाई करते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।